अच्छा, आज हम लोगों ने करना है वैसे तो मुझे वो कराना था आज, डेवलपमेंट साइकिल करानी थी, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। उसके लिए एक उसके अंदर है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसके अंदर मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आता है। तो उसके लिए पहले आप लोगों को मैं मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट मतलब स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसके थोड़े से सवाल हैं, वो करके फिर हम लोग मूव कर जाएंगे प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। और आज की क्लास ख़त्म हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह कल से हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, सूडो कोड। अच्छा जी, सबसे पहली चीज, एक ब्लॉक ऑफ कोड का हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं। सपोज करो कि एक आप लोगों ने बहुत कोई बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखना है, सही है? कोई एक आप बहुत बड़ा कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। सपोज कर लो जैसे ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तुम लोग। अच्छा, अब जब ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तो जब तुम एक ही वक्त के अंदर सारी टीम एक ही उसके ऊपर फोकस हो जाएगी ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम पे, तो वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको मैनेज करना। अच्छा, अब इसकी बेहतर अप्रोच क्या है? अगर ये बहुत ही कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपने टिकट मैनेज करना है और आपने सीट्स मैनेज करनी है, आपने बहुत काम करना है इस पे, तो एक साथ ही एक प्रोजेक्ट पे काम करना वो बेसिकली क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसका हल क्या होता है हम लोगों के पास? इसका हल ये होता है कि इस सपोज करो ये ब्लॉक ऑफ कोड है ना, इसको अगर हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें, ब्लॉक्स ऑफ कोड में डिवाइड कर दें, मतलब हर एक ब्लॉक पे एक टीम बिठा दें, तो उससे वो अपने ब्लॉक का काम करेगी, फिर सब अपने अपने ब्लॉक का काम करके बेसिकली सब अपना कोड को कंबाइन कर लेंगे, और आपको जो ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम है वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने आ सकता है। अच्छा, फिर से समझते हैं इसको, मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हैं। आपने अपने कोड को, आपने अपने प्रोग्राम को बेसिकली डिवाइड कर दिया है अलग अलग टीम्स के अंदर। अब एक ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट है बेसिक मॉड्यूल का, कि किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग बंदों को दे देना कि भाई आप इस पे काम करो, आप इस पे काम करो, फिर बाकी सब लोग इसको मिला के एक बेसिकली ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम आपका बन जाएगा। सही है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मॉड्यूल्स का। आगे फिर हम इसको और देखते हैं कि बेसिक इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशंस और इसके जो सवाल है। सिर्फ मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मुझे बताओ, ताकि मैं आगे बढ़ूँ, वरना मैं इसको वापस से रिपीट करूँ। जल्दी 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 जल्दी। अली वाजिद क्लियर है? तान सारी क्लियर है? सिर्फ मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट, कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे ब्लॉक्स ऑफ कोड में डिवाइड कर देना, और उन ब्लॉक्स ऑफ कोड को अलग अलग तरीके से अलग अलग टीम्स को दे देना, उसको बेसिकली हम मॉड्यूल कहते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड को मॉड्यूल कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जरा स्टेप वाइज रिफाइनमेंट की ना। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट बेसिकली होती क्या है वो समझने की कोशिश करो। अच्छा, अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई उसको कैसे सॉल्व करूंगा, और आपके मतलब दिमाग में नहीं लॉजिक बैठ रही, तो बेसिकली उसका एक तरीका होता है सॉल्व करने का। उसका तरीका क्या है? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी से छोटे, जैसे अगर सपोज करो मैं यहाँ पे अगर आपसे बात करूँ कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मेरे पास तीन नंबर्स हैं, N1 N2 और N3, और मुझे लेना है इनका एवरेज। ठीक है, अगर मुझे इनका एवरेज लेना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं कैसे एवरेज लूंगा, तीन नंबर दिए मैं क्या करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा अपनी प्रॉब्लम को। कैसे ब्रेक डाउन करूंगा? कि भाई सबसे पहली चीज मुझे के इनपुट लेना होगा। इनपुट लेने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर अगर मैं तीनों का सम कर लूँ, ऐड कर लूँ अगर तीनों को, बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, एवरेज की प्रॉब्लम को अलग अलग उसमें स्टेजेस में डिवाइड कर रहा हूँ। इनपुट लिया, फिर ऐड किया, फिर ऐड करने के बाद देखा कि भाई काउंट किया कि कितने नंबर्स हैं, काउंट नंबर्स कर लो इसको। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, आखिर में फिर मैंने क्या किया कि ऐड को बेसिकली डिवाइड कर दिया काउंट नंबर्स से, तो मेरे पास एवरेज आ गया।
बेसिकली आपने अपनी प्रॉब्लम को इतना डिवाइड कर दिया, इतना उसका ब्रेक डाउन करते चले गए कि वो बहुत ही कोई सिंपल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई। मतलब एडिशन आती है, एवरेज नहीं आता, लेकिन आपने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को और डिवाइड किया, एडिशन पर आए, एडिशन के बाद काउंटिंग पर आए, काउंटिंग के बाद आपने एवरेज निकाल लिया। अब जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ो। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन एल्गोरिथम टू अ लेवल ऑफ सफिशिएंट डिटेल, इस पे फोकस करना, टू अ लेवल ऑफ सफिशिएंट डिटेल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स फ्रॉम विच इट कैन बी प्रोग्राम्ड। अपने प्रोग्राम को इतना तोड़ना, इतना तोड़ना, इतना तोड़ना कि वो इजीली प्रोग्रामेबल बन जाए। कोई मसला है इसके अंदर? अच्छा, इसका सवाल कैसे आता है? कभी कभी वो पूछता है कि भाई स्टेप वाइज रिफाइनमेंट होता क्या है। कभी वो बोलता है कि a program is broken down into a level of sufficient detail from which it can be programmed, name the process। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई स्टेप वाइज रिफाइनमेंट की बात हो रही है, जिसमें आप लोग एक प्रोग्राम को सफिशिएंट डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो इजीली सॉल्वेबल हो सके, प्रोग्रामेबल हो सके। सही, इसका सवाल ऐसे आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क का आएगा या 2 मार्क का आएगा। सही, इसको जल्दी से लिख लो जिसने लिखना है, वरना नोट्स तो मिल जाएंगे। अच्छा, ये पॉइंट पढ़ो जल्दी से सब। ईच सब टास्क का मतलब एक मॉड्यूल की बात कर रहा हूं मैं। ईच सब टास्क कैन बी कंसिडर्ड एज अ मॉड्यूल दैट इज रिफाइंड सेपरेटली। रिफाइंड का मतलब क्या होता है? वर्कड अपॉन। मतलब मैंने एक सब टास्क लिया, जैसे एक कोई ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं हम लोग। उसके अंदर मैंने 2 टास्क है, मेन टास्क उसके, कि भाई आपने सीट रिजर्वेशन सिस्टम करनी है और टिकट बुकिंग सिस्टम करना है। तो इसके अंदर अब ये ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर 2 अलग अलग चीज़ें आ गई। तो मैंने क्या किया, एक सब टास्क को कंसिडर कर लिया कि भाई एक टास्क के अंदर हम लोग ट्रेन के टिकट्स को मैनेज करेंगे और एक के अंदर सीट्स को मैनेज करेंगे। तो अब ये बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। अब एक हिस्से को मैं कहूंगा मॉड्यूल, एक हिस्सा मॉड्यूल कंसिडर उसको हम लोग करते हैं। फिर से पढ़ लो इसको। ईच सब टास्क कैन बी कंसिडर्ड एज अ मॉड्यूल, मतलब क्या? अब जो मैंने उसको 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, अब मैं उसको अलग अलग टीम्स बिठा के एक बंदे को कहूंगा कि भाई आप इस वाले टिकट के सिस्टम पे मैनेज वो करो, प्रोग्राम करो, और एक से कहूंगा कि भाई आप लोग इसकी सीट्स की जो रिजर्वेशन सिस्टम है उस पर आप लोग काम करें। तब ये अलग अलग सब टास्क को मैं क्या कहता हूँ? मॉड्यूल का नाम देता हूँ उसको मैं। अच्छा, अब एक फंक्शन मॉड्यूल जो है वो फंक्शन भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, प्रोसीजर भी हो सकता है। आपके 2 इम्प्लीमेंटेशन हैं मॉड्यूलर अप्रोच की, कौन कौन सी हैं? फंक्शंस और प्रोसीजर। इनको हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे। फंक्शंस आपको बनाने आने चाहिए, प्रोसीजर्स आपको बनाने आने चाहिए। इंशाल्लाह 10 सितंबर तक आप लोगों को ये भी आ जाएगा। जल्दी से पढ़ लो, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ तो मुझे बताओ जल्दी। ईच सब टास्क कैन बी कंसिडर्ड एज अ मॉड्यूल। एक सब टास्क को हम लोग मॉड्यूल का नाम दे देते थे। मॉड्यूल क्या होता था? एक ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज रिफाइंड सेपरेटली। रिफाइंड सेपरेटली मतलब अलग अलग काम किया जाता है उस पर, बाद में फिर वो कंबाइन होके एक ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम बन गया। मॉड्यूल और सब रूटीन, मॉड्यूल को हम लोग सब रूटीन भी कहते हैं। कैन बी ईदर अ फंक्शन और अ प्रोसीजर। अच्छा, जब सब रूटीन का नाम सुना ना तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सेम अप्रोच है जो कि मॉड्यूल की है। कैन बी ईदर अ फंक्शन और अ प्रोसीजर। सही है। फंक्शन और प्रोसीजर के बारे में अगर आपको डिटेल नहीं मालूम तो कोई मसला नहीं, आगे हम लोग डिटेल में करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। अब ये सब चीजें जो है ये आपकी सब थ्योरी वाली चीजें कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ सब रूटीन इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर सब रूटीन का क्या काम है, जल्दी से पढ़ लो इसको। एक दफा पढ़ लो फिर मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो। सपोज करो कि मेरा काम है तुम लोगों के जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनकी ग्रेड्स की मुझे रिकॉर्ड रखना है। अब जो भी तुम लोगों के रिजल्ट आएंगे, जो भी ग्रेड्स आएंगे, मुझे टेस्ट के जो भी ग्रेड्स होंगे उनको मैंने ऐड करना है, उनको एक एवरेज निकालना है, उनका रिमार्क्स निकालना है। अब ये मुझे एक काम जो है ये हर दफ़ा बार 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 करना पड़ता है। मतलब एवरेज निकालो, ये करो, फिर से करो, फिर उसके रिमार्क्स लिखो। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ। फंक्शन या प्रोसीजर। मैं कोई भी फंक्शन, बेसिकली फंक्शन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन अगर हम लोग मैथ्स की टर्मिनोलॉजीज में समझें तो एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या होता है? हम लोग कोई भी इक्वेशन इसके सामने लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x सपोज कर लो। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने एक्स स्क्वेयर प्लस 4x को एक नाम दे दिया
एफ ऑफ एक्स। अब मैं इस इक्वेशन को बार बार नहीं लिखता, बस मैं क्या करता हूँ, एक्स की पैरामीटर्स की वैल्यूज जो है वो चेंज करता हूँ और मेरे पास आंसर आ जाता है यहाँ पे। फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको फंक्शन को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि भाई अब एक्स की वैल्यू 2 रख लो, आंसर आ जाता है। ये जो एक्स है ना, ये बेसिकली एज अ पैरामीटर काम कर रहा होता है मेरा। तो मुझे बार बार अपने फंक्शन को, अपनी इक्वेशन को बार बार नहीं लिखना पड़ता। बिल्कुल सेम एज ए सिनेरियो आपको प्रोग्रामिंग के अंदर भी होता है। मतलब अगर कोई काम आपने बार बार उसको इस्तेमाल करना है, एवरेज निकालना है, तो आपने एक फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन क्रिएट करने के बाद उसको एक नाम दे दिया, सपोज करो नाम दे देते हैं ग्रेड्स। सही है। इसमें आप बस उसकी रिजल्ट्स इनपुट करेंगे। रिजल्ट्स इनपुट करने के बाद वो आपको बता देगा कि भाई इसका ए ग्रेड बनता है, सी ग्रेड बनता है, डिस्टिंक्शन बनती है, क्या बनता है। आपने इसका वो बनाया, और जहाँ पे बस वो हम सीख लेंगे इसका जो भी वो है सुडो कोड का रिटर्न जो भी होगा, पैरामीटर्स कैसे दिखाते हैं वो सब चीज़ हम सीख लेंगे। और यहाँ पे आपने लिख दिया, कंडीशंस लगा दी अपनी, अगर ए आया तो बस ऐसे ही लिख कर दे रहा हूँ, ऐसे कंडीशंस लगती नहीं है। ए आया, ए पे क्यों भाई इमाद साहब, ए स्टार पे रहो तुम। बी आया तो फिर क्या रिमार्क्स, सी आया तो क्या रिमार्क्स, डी आया तो क्या रिमार्क्स, एंड फंक्शन कर दिया। अब अगर मुझे किसी के भी ग्रेड्स मालूम करने हैं, बस मैं क्या करूँगा, मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है, कॉल ग्रेड्स, और उसके पैरामीटर के अंदर उस बंदे का नाम और ग्रेड डाल दूंगा, 45% डाल देते हैं। तो बेसिकली वो मुझे बता देगा कि भाई आपका ये ग्रेड बनता है, ये चीज़ बन रही है। कुछ समझ आया फंक्शन से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि आपको बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करना पड़ता अपने कोड के अंदर, आप लाइंस को बचा रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया किसी को, कोई इश्यू? हाशिम कोई इशू, इमाद कोई इशू, चलो सही है, अली वाजिद कोई इशू, ये फिर से समझाऊं उसको? सही है, सबको क्लियर है, तहन सारी क्लियर है? चलो वापस आ जाओ। पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस होते हैं या फंक्शन का पार्ट होते हैं? देखो, पैरामीटर्स आपको बताने पड़ते हैं। सही है, मतलब ये जब मैं जब भी फंक्शन बनाता हूँ ना, वो हम सीखेंगे, सब चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। आप इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये पैरामीटर्स हैं क्या। जैसे अगर ये एक्स है ना, तो ये आपको बताना पड़ता है कि एक्स की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है। वो बेसिकली आप सीख लोगे, कोई ऐसे नहीं। अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने की कोशिश करो, क्या कि भाई फंक्शंस जो है वो इस्तेमाल ऐसे हो रहे होते हैं कि आपको बार बार किसी चीज को फिर से नहीं करना पड़ता। आपने एक फंक्शन को बना लिया है, एक फंक्शन आपने बना के अपने कोड के अंदर रख दिया है। अब आप उस फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं, जितना चाहें आप उसको कॉल कर सकते हैं। आपको वही सेम कोड फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वही सेम कोड की फंक्शनैलिटी आपको फिर से मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ आया आप अरिवाजित? पैरामीटर्स कैसे होंगे वो सब छोड़ दो, वो मैं कराऊंगा अभी, हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। अभी सब इतना, अब इसको पढ़ने की कोशिश करो। भाई ये है कौन, नाम तो बता दो मुझे, एक तो समझ ही नहीं आता। अच्छा, हाशिम है, इमाद है, ये नहीं होगा, अब्दुल्ला शफाक ही होगा, और कौन होगा? चलो। हाँ इमाद बिल्कुल सही। एक फंक्शन आपने बना लिया, उसको आप बार बार इस्तेमाल कर लो। हाँ बेहतरीन, अच्छी लॉजिक है। अब इसको पढ़ने की कोशिश करो। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सब रूटीन? सब रूटीन क्या होते हैं? बेसिकली सेम चीज जो कि मॉड्यूल होता है। टू परफॉर्म अ फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशन विद इन अ प्रोग्राम, अभी हम लोगों ने स्टडी किया। टू परफॉर्म अ फ्रीक्वेंटली यूज से मतलब बार बार जो रिपीट हो रहा हो। वापस आ जाओ सब। विद इन अ प्रोग्राम दैट कैन बी कॉल्ड व्हेन नीडेड, कॉल्ड मतलब और आपको डिटेल में समझ आ जाएगा जब हम लोग सूडो कोड कर लेंगे। लेकिन अभी समझ आ जाना चाहिए, जैसे हम लोग एफ ऑफ एक्स को कॉल करे जा रहे थे बार बार। एफ ऑफ वन डाला, वैल्यू आ गई आपकी, एफ ऑफ टू डाला, वैल्यू आ गई आपकी। बेसिकली उसको, फंक्शन को बार बार आप कॉल कर सकते हैं, और उसकी वैल्यूज को चेंज करके आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट कैन बी री यूज बाय अनदर प्रोग्राम। आप उसी कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इश्यू इन 3 पॉइंट्स में? आगे बढ़ो।
चलो अब ये सवाल देखो, why it is a good practice to construct the program using modules। क्यों भाई फायदेमंद क्यों है कि आप मॉड्यूल्स के जरिए एक प्रोग्राम को बनाएं, इतना सा सवाल है। टू मेक मोर मैनेजेबल अंडरस्टैंडेबल सोल्यूशन, जाहिर सी बात है अगर हम किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब अगर सिर्फ एक ही बंदा काम कर रहा है उस पर, तो फिर तो समझ आता है, उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि भाई वो क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई टीम काम कर रही है, आपकी पूरी डेवलपमेंट की टीम मौजूद है, तो उस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा मैनेजेबल बनाने के लिए और जो सोल्यूशन है उसको और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए मॉड्यूलर अप्रोच जो होती है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आगे पढ़िए, सब रूटीन्स मॉड्यूल में भी इंडिपेंडेंटली टेस्टेड। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, सब रूटीन मॉड्यूल में भी इंडिपेंडेंटली टेस्टेड। मतलब अगर बात करूं मैं सिर्फ एक फंक्शन की, उसको मैं एक एक मॉड्यूल को अलग अलग टेस्ट किया जा सकता है। मतलब मैं ऊपर लेके जाता हूं आपको, ये जो बॉक्सेस हैं ये बेसिकली क्या है, ब्लॉक्स ऑफ कोड हैं, इसको मैं अलग तरीके से टेस्ट कर सकता हूँ। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, हाँ, इस ब्लॉक ऑफ कोड को अलग टेस्ट कर सकता हूँ, इसको मैं अलग टेस्ट कर सकता हूँ, इसको अलग टेस्ट करके सबको टेस्ट करने के बाद कि भाई हर अपना फंक्शन अपना जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो प्रोवाइड कर रहा है, अपना जो उसको काम असाइन किया हुआ था वो उसने काम कर दिया। अब हम उसको एक एक जगह मिला के लिख लेंगे, बस इतना सा काम है। सबरूटीन्स मॉड्यूल्स में भी इंडिपेंडेंटली टेस्टेड, प्रोग्राम इजियर टू मेंटेन, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। सही है। मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ अब यहाँ से, क्योंकि अब ये सब जो है रट्टे वाली चीज़ें, कॉन्सेप्ट जो है बार बार रिपीट होंगे, क्योंकि मैंने तकरीबन सारी सवाल आपके जो पास पेपर्स में आए हैं वो सब डाल दिए इसमें। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब रूटीन, अब पढ़ लो इसको जल्दी से। अलाउज द सब रूटीन टू बी कॉल्ड इनटू मल्टीपल प्लेसेस, ये पढ़ लिया हम लोगों ने कि भाई बार बार आप उसको बुला सकते हैं अपने सब रूटीन को। सब रूटीन में भी टेस्टेड इंडिपेंडेंटली, ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। इफ द टास्क चेंजेस द चेंजेस नीड टू बी मेड ओनली वंस, ये अभी हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, अब सपोज करो, मैथ की बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सही है। ये आपके पहले क्या था, फंक्शन था। आपने इसके अंदर चेंज इसको फंक्शन को कॉल किया, एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू, सपोज कर लो आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ऐसे ही बस रैंडम आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे। सपोज करो 2 आंसर आ रहा है आपका। फिर आपने कॉल किया इसको फिर से, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 6 आ गया आंसर आपका। आप ऐसे ही करके अपने फंक्शंस कॉल करते रहे, बस आपके आंसर्स आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए। अच्छा, अब आप लोगों को एकदम से ख्याल आया कि आपने जो इक्वेशन लिखी है, भाई जो भी आ रहा है क्या हो गया, हल्ली कराओ, इतना बड़ा मसला थोड़ी है। अच्छा, वापस वापस। अच्छा, अब मसला ये आया कि भाई आपने कहा कि इक्वेशन जो लिखी थी ना मैंने वो गलत लिखी है। अगर आप सपोज करो आपने यहाँ पे भी इक्वेशन फिर से लिखी होती, यहाँ पे भी इक्वेशन फिर से लिखी होती, यहाँ पे भी लिखी होती, यहाँ पे भी लिखी होती, तो आपको सब में चेंजेस करने पड़ते। लेकिन अभी इस सिनेरियो में आपने क्या किया, बस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चेंज की। आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और कर दो इसमें, तो यहाँ के जितने भी आंसर हैं ये सब खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। आपको इनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने इसको इक्वेशन को लिखा होता बगैर फंक्शन बनाए, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसके अंदर फिर वैल्यूज को चेंज किया होता, तो आप लोगों को अब मैं कहता कि भाई +2 ऐड करना है तो आपको +2 सब में ऐड करना पड़ता इंडिपेंडेंटली। लेकिन अभी इस सिनेरियो में आपने सिर्फ फंक्शन बनाया हुआ था, जिसकी वजह से आपने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर चेंजेस किए, बाकी वो जहां 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 वो फंक्शन इस्तेमाल हुआ है उसमें चेंजेस खुद ब खुद हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहां तक। चलो बेहतरीन हो गया, इसको मैं erase कर देते हैं। पढ़ लो एक दफा जल्दी से। यस, बिल्कुल सही है रिवाजित, बिल्कुल सही। मेन फंक्शन जो क्रिएट किया उसके अंदर जो चेंजेस करोगे, जहां जहां वो फंक्शन कॉल किया हुआ वहां सब चेंजेस खुद ब खुद हो जाएंगे, तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार इंडिविजुअली। लेकिन अगर तुम मॉड्यूलर अप्रोच नहीं इस्तेमाल कर रहे होते और एज अ फंक्शन उसको नहीं बनाते, तो अगर सपोज करो 500 फाइल्स हैं जिसमें तुम्हें चेंजेस करने, जहां तुमने वो फंक्शन इस्तेमाल किया, अब तुम्हें हर एक फाइल में जाना पड़ता, तुम्हें उसके अंदर कॉमा ऐड करना पड़ता, जो भी तुम्हें चेंजेस करने, एक एक फाइल में जाते, 500 फाइल्स में जाते और उनमें जाके चेंजेस करते। लेकिन अगर फंक्शन बना हुआ तो सिर्फ एक फाइल जहाँ पे फंक्शन तुम्हारा मौजूद है वहां पे तुम जाके उसमें चेंजेस करते, बाकी सब खुद ब खुद हो जाता।
चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया। इफ द टास्क changes, the changes need to be made only once, ये क्लियर हो गया। मैं reduces unnecessary duplication। जाहिर सी बात है भाई, अगर आपने एक दफा फंक्शन बनाया हुआ है तो आपको आप कॉल करने के लिए सिर्फ एक लाइन चाहिए, और फंक्शन निकलने के लिए आप लोगों को 2 से 3 पेजेस का भी फंक्शन लिखना होगा अभी इसमें सूडो कोड के अंदर, अभी जो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जब अगर मुझे किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना पड़ता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाया तो क्या हो गया भाई, करना तो पड़ेगा ना, हो जाएगा, टेंशन नहीं, हो जाएगा, मसला ही नहीं। एक एक घंटा दूंगा तुम लोगों को एक सवाल के लिए। उस फंक्शन को कॉल करने के लिए अब सिर्फ एक ही लाइन चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। बार बार मुझे वो कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लाइंस मेरी बचेंगी। अलाउस टीम टू वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन। अब सपोज करो कि भाई आप लोगों के पास एक ही प्रोग्राम है, एक ही उस पर आपकी डिवाइस है, एक ही आईडीई है, मतलब एक ही इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं। और अब ये थोड़ी पॉसिबल है कि आपने 4-5 कंप्यूटर के लैपटॉप कीबोर्ड्स जो हैं वो एक ही कंप्यूटर से अटैच करके सारे एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं। मॉड्यूलर अप्रोच से क्या फायदा होता है, आप क्या करते हैं, उसकी जब सब टास्क बन जाते हैं तो एक एक टीम को आप लोग क्या करते हैं, उसके जो सब टास्क हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, जितनी भी टीम्स हैं वो सब एक तरीके से काम कर रही होती हैं, जो कि फास्टर अप्रोच भी है। सब पॉइंट्स क्लियर है यहाँ तक, एडवांटेजेस ऑफ सब रूटीन के। 4 मार्क 3 मार्क का सवाल आता है इसका। अली वाजिद अंसारी साहब, हाशिम, बेहतरीन, डीबी चेक, अहमद आइफून, अब्दुल्ला खान। अरे तो तुम लोग है ना, समझ नहीं आ रहा ये बंदा है कौन। चलो, अच्छा बस ये एक दफा देख लो, इन डेप्थ नहीं जाओ, उसमें कोई ऐसा वो नहीं कह रहा मैं। प्रोसीजर और फंक्शंस होते क्या हैं, एक दफा देख लो। प्रोसीजर और फंक्शंस बिल्कुल एक ही चीज है, कोई उसमें एज सच डिफरेंट नहीं है। अच्छा, अब फर्क क्या है, प्रोसीजर जो है वो आपका वैल्यूज को सिर्फ चेंज करता है, सही है, और फंक्शन जो है वो आपको एक आउटपुट रिजल्ट देता है, रिटर्न एक फंक्शन है जो कि फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। प्रोसीजर और फंक्शन, फिर बोल रहा हूँ, प्रोसीजर और फंक्शन बिल्कुल सेम चीज़ है, लेकिन प्रोसीजर जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करती, इसका ये मतलब नहीं आउटपुट नहीं करती, वैल्यू रिटर्न नहीं करती, वो हम लोग समझ जाएंगे जब हम लोग उसको करेंगे सूडो कोड में। फिर बोल रहा हूँ, प्रोसीजर है क्या, बिल्कुल सेम चीज, स्टेप्स को एक नाम दे देना और वैल्यू को रिटर्न नहीं करना, मतलब प्रोसीजर। फंक्शन क्या है, बिल्कुल सेम चीज, लेकिन वैल्यू रिटर्न करनी होती है उसमें। पढ़ लो जल्दी से इसको। प्रोसीजर क्या होता है, अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट इज गिवन इन आइडेंटिफायर एंड कैन बी कॉल्ड टू परफॉर्म अ सब टास्क। आइडेंटिफायर क्या था, हमने जब वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि किसी भी वैल्यू को कोई भी वेरिएबल का नाम दे देना, किसी भी वैल्यू को, किसी भी डेटा को वेरिएबल का नाम दे दें, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, इस वेरिएबल के नाम को। तो बेसिकली जब हम वैल्यू को एक नाम दे रहे हैं, सेम सिनेरियो स्टेप्स के अंदर भी होता है। आप कोई भी पर्टिकुलर स्टेप्स की बात कर लें, उन स्टेप्स को एक नाम दे देना, उसको हम लोग फंक्शन या प्रोसीजर कहते हैं, लेकिन फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न करता है और प्रोसीजर जो है वैल्यू रिटर्न नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक? इन डेप्थ नहीं जा रहा है, इसको हम लोग और डिटेल में करेंगे आगे। बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ पासिंग द पैरामीटर्स बिटवीन मॉड्यूल्स। अच्छा, हमारे पास दो मेथड्स हैं। जो एक्स था ना, उसके अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर जो एक्स बेसिकली इस्तेमाल होता वो पैरामीटर था। वो कैसी, बाय वैल्यू इस्तेमाल हो रहा था। मतलब क्या, बाय वैल्यू से मेरा मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू उसके अंदर लिखी हुई थी ना, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो पास होगी। लेकिन अब आपके पास दो तरीके होते हैं वैल्यूज को पास करने के एज अ पैरामीटर। कौन कौन से हैं, एक बाय वैल्यू और एक बाय रेफरेंस। अच्छा, बाय वैल्यू को हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती फंक्शन के अंदर। अगर हम लोग बाय रेफरेंस कोई भी पैरामीटर भेजते हैं तो उसको मेंशन करने की जरूरत पड़ती है। जल्दी से एक दफा उसको पढ़ लो। डेवलपमेंट साइकिल अभी नहीं पढ़ाया। ऐसे हैं नमूने सब के सब। जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस पढ़ो, टाइम नहीं जाया करो।
बाय वैल्यू क्या है? अ कॉपी ऑफ वेरिएबल इटसेल्फ इज पास्ड एंड ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट चेंज्ड. बाय रेफरेंस क्या है? द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड एंड ओरिजिनल वैल्यू इज चेंज्ड. देखो, पहले समझो इसको. एक मॉड्यूल था हमारे पास मॉड्यूल ए के नाम से, एक मॉड्यूल था हमारे पास मॉड्यूल बी के नाम से, एक मॉड्यूल था मॉड्यूल सी के नाम से. हाँ हाँ समझो भाई, ये सब आते हैं आपके सवाल आते हैं. बाय वैल्यू क्या होता है, बाय रेफरेंस क्या होता है? चलो एक काम करता हूँ मैं, अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा ना, तो इसको तुम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर चार्ट के बाद पक्का हो जाएगा ये, बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस का. वहां समझा दूं. इसलिए इसमें काम यही होता है, पैरामीटर्स को पास करना होता है, बाय वैल्यू या बाय रेफरेंस. ठीक है, मैं वहां करा दूंगा इसको, चलो मसला नहीं. जब स्ट्रक्चर चार्ट पढ़ेंगे उसमें जब पैरामीटर्स पास हो रहे होंगे उससे और क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को कि भाई मतलब क्या किसका. चलो बाय वैल्यू बाय रेफरेंस छोड़ो, आगे बढ़ो. ये आखिरी सवाल है गेस. हाँ बेहतरीन सवाल, इसको गौर से समझो. स्टेट हाउ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, आपकी जो भी प्रोग्रामिंग होती है, लैंग्वेजेस हो गई, पाइथन हो गई, आपकी जो भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बेसिकली ये है कि आपको किसी भी लॉजिक को सॉल्व करना, उसको हम लोग ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे आप कोई लॉजिक सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रोग्रामिंग्स होती हैं, फ्रंट एंड की बात नहीं कर रहा, डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा मैं. सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग्स, मतलब जो कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं. अच्छा, ऐसे कौन सी चीजें होती हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर जो कि आपको एक मॉड्यूलर अप्रोच से क्या मतलब है, सब टास्क बना सकें आप, वो सब चीजें कर सकें, वो आप लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, इतना सा सवाल है. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग्स के अंदर पैरामीटर्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं और सब रूटीन्स होते हैं, जिनकी वजह से आप लोग क्या कर सकते हैं, सब टास्क की जो अप्रोच होती है, मॉड्यूलर अप्रोच जो होती है, उसको आप लोग इजीली कर पाते हैं. कोई मसला यहाँ तक? पूरे पास पेपर के अंदर यही सवाल आपके रिपीट हो रहे होंगे बार बार. इस सब रूटीन का क्या फ़ायदा है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के कौन से फीचर्स हैं, बाय वैल्यू क्या होता है, बाय रेफरेंस क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाई इज इट अ गुड प्रैक्टिस टू कंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम यूजिंग मॉड्यूल्स. बस यही सारे सवाल आप लोगों के बार बार रिपीट हो रहे हैं. हाँ बस ये तो भाई, अभी नहीं, कल सब कल हो जाएगा, टेंशन नहीं. अच्छा, टेस्टिंग जो मैं अभी कराऊंगा फिर से क्या मतलब, ये की नहीं है हम लोगों ने. अच्छा अब आ जाओ, मॉड्यूलर अप्रोच का सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो अब हम जल्दी से वो कर लेते हैं जो हम लोग को बेसिकली करना है आज, मेन चीज़ समझनी है. भाई बहुत चीज़ें हैं, ये लो देख लो तुम. अभी हम लोग थ्योरी P2 ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह आज. फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका स्ट्रक्चर चार्ट कर लेंगे. चलो, बहुत बड़ा है. कल स्ट्रक्चर चार्ट करते हैं. आपका बहुत कह लो आसान चैप्टर हो जाएगा ख़त्म जल्दी. फिर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के सवाल आते हैं, फिर बेसिक प्रोग्रामिंग का करना है, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कराने हैं, फिर लूप्स कराने हैं, फिर फाइल्स कराने हैं, फिर 1D एरे कराना है, फिर 2D है, फिर फंक्शन है, फिर स्टेट ट्रांजिशन तो हम लोगों ने कर लिया है. और फिर फ्लो चार्ट्स का भी मैं काम कर रहा हूँ उस पर डिटेल में. तो फ्लो चार्ट्स भी इंशाल्लाह आज आप लोगों का सारा कंपाइल हो जाएगा, पास पेपर्स के साथ सब चीज़ें. तो इंशाल्लाह आज फ्लो चार्ट्स करके तो बस. और इसके बाद अभी बबल सॉर्ट रहता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स रहता है, तो वो सब जैसे ही कंपाइल हो जाएंगे तो हम वो भी कर लेंगे. अभी तो बहुत टाइम है. अरे इमाद साहब, अभी तो आप ए ला रहे थे, इतनी जल्दी? टुडे क्लास वेरी लॉन्ग. जब मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी कर लें भाई. मुझे कोई शौक थोड़ी है ये सब बनाने का, रंग बिरंगे कलरों में. ये लो, तो ही बात इंसान. अच्छा भाई, बस डेली क्लासेस लो, 10 सितंबर को छुट्टी दे दूंगा तुम लोग को, टेंशन थोड़ी है. हो जाएगा, फिजिक्स की क्या टेंशन है, फिजिक्स तो आसान है भाई. ईयरली करते रहो बैठ के बस, करके मोटिवेशन.
हिमात बोल रहे सानो, क्या चाहिए तुम्हें? भाई सीएस बहुत आसान है, पढ़ते रहो बस। स्टार्ट करें? कहाँ से करना है हम लोग? चलो, जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, बस ये आखिरी चीज़ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें और क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बस तीन चीज़ें हैं इसके, तीन मॉडल्स करने हैं। अरे अल्लाह। अच्छा जी, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल से आप लोगों को समझ क्या आ रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ। अब्दुल अशफाक साहब माइक बंद रखिएगा। जवाब चाहिए मुझे सबका चैट में। क्या स्टेजेस से क्या मतलब है? चलो, अच्छी अच्छी अप्रोच है हाशिम। मुझे पता था, टेंशन मतलब। चलो ठीक है, आगे। अहमद, आपका कोई कुछ कहना चाहेंगे आप अहमद साहब? किस बारे में सर? क्या सवाल किया था मैंने अभी? पता नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया, दोबारा बोलिए। प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल से आपको क्या समझ आ रहा है? वो जो आप कल करा रहे थे। हाँ जीरो बेटा, क्या कर रहे हो तुम? लैग हो रहा होता। एक तो तुम्हारा लैग। चलो भाई छोड़ो, मैं ही बताता हूँ, छोड़ो। सही है, तुम लोग की अच्छी अप्रोच है, तान सारी सही है, मलिक की बात सही है। प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल बेसिकली है किसी भी प्रोग्राम को कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है बेसिकली हम लोगों ने, और उन स्टेजेस को फॉलो करते हैं इन सीक्वेंस। इन सीक्वेंस पे फोकस रखना, इन सीक्वेंस, ताकि आपको जो भी प्रोग्राम है उसका रिजल्ट अच्छा है। क्या मतलब हुआ? कि बस आंखें बंद करके प्रोग्राम बनाने से बेहतर है कोई आपके पास अप्रोच होनी चाहिए, कि एक सामने एक एनालिसिस होना चाहिए, सब चीज़ें आपके सामने मौजूद होनी चाहिए, फिर आप एक तरीके से इसकी कोडिंग करने बैठते हैं जब आपके पास सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे नहीं कि बस उठाया, बस आज मैं फेसबुक बनाऊंगा और आप शुरू होगा फेसबुक बनाना। तो एक पूरी प्रॉपर स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ता है, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसके बाद आपका एंड रिजल्ट आता है। उन स्टेजेस को हम लोग सीखेंगे, और उसके बाद इसके अंदर। चलो ठीक है जी, ये नया आया। अच्छा, कहीं कहीं आप लोगों को 6 स्टेजेस मिलेंगी प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल में। कौन कौन सी? प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजाइन, कोडिंग, ट्रांसलेटिंग, एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग। सही है। लेकिन आप लोग के सिलेबस का जो पार्ट है वो है 5 स्टेजेस: एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। जल्दी से इनको याद करो, समझते हैं इसको बाद में। अभी सिर्फ बस ये याद कर लो कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं। एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। चलो भाई वापस आ जाओ, इतना टाइम नहीं जाया करो उस पे। जीटीए के चक्कर में तुम लोग अपना पेपर 2 खोदोगे। अल्फा टेस्टिंग कर रहे हैं। आ जाओ भाई वापस। सिर्फ इसको याद करो, जब याद हो जाए मुझे सब बताओ जल्दी। अहमद, इसको याद करके रखो, मैं पूछूंगा तुमसे भी। 5 स्टेजेस याद करनी है: एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। क्या सर? अभी तुम क्या चाह रहे हो अहमद साहब, कहाँ जी रहे हो? मैं बस ये नाम याद कर लूं। हाँ बस ये नाम याद कर लो, 5 स्टेजेस की। एनालिसिस जो टिक किए हुए हैं, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। अच्छा फिर? बस, और क्या कहा है मैंने? तो हो गए। तो हो गए। बताओ क्या है। सही है, क्या मजाक है? ये है एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। चलो, क्या अब इन हो गया स्टेजेस को सर? हम लोग भाई सब समझ लो जल्दी से एक दफा। एनालिसिस क्या होता है? किसी भी आपने प्रोग्राम को, उसके बारे में रिक्वायरमेंट जानने की कोशिश की, और जो भी क्लाइंट है उससे समझने की कोशिश की, आपने एनालिसिस किया कि आपको बेसिकली क्या बनाना है, कैसे करना है, सब मैनेजिंग आपकी एनालिसिस में आ जाएगी। एक टाइम से फिर उसके बाद डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ाइन एक से फ्रंट एंड बात कर रहे हैं, कि आपने एक कुछ डिज़ाइन होते हैं जो कि आपके प्रोग्रामिंग बेस्ड नहीं होते, आप फोटोशॉप पे बनाते हैं,
सिर्फ डिजाइनिंग कर ली कि भाई आपका जो प्रोग्राम है वो कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा, वो सब चीजें आपके डिजाइन के अंदर आ जाएंगी। कोडिंग जो है वो आपका मेन प्रोग्राम होता है कि आप जहाँ पे टाइप करना शुरू करते हैं, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करते हैं। टेस्टिंग क्या होती है, आपने कोड कर लिया, सूडो कोड इज डिजाइन, हाँ कह सकते हैं सूडो कोड इज अ डिजाइन, फ्लो चार्ट इज अ डिजाइन, ये सब चीजें आपकी डिजाइन के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कोडिंग। कोडिंग जो है आपकी मेन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो भी आप कोडिंग करेंगे वो उसके अंदर आएगी। आपने अपना पूरा पूरा प्रोग्राम बना लिया, फिर आपने उसको अलग अलग टेस्टिंग से गुजारा, जो भी टेस्टिंग से वो हम लोग डिटेल में आगे स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। और फिर आपने उसकी मेंटेनेंस करते रहे बार बार। वो सब हम लोगों ने देख लिया, एडेप्टिव प्रिवेंटिव सारी जितनी भी थी परफेक्टिव हम लोगों ने देख ली, मेंटेनेंस कौन कौन सी होती हैं। फिर से देख लो, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। अच्छा, एडिटर कौन होता है भाई? ये आप लोगों की बस एक एक मार्क की वो आती है डेफिनेशंस। एडिटर कौन होता है, ट्रांसलेटर कौन होता है, डिबगर कौन होता है? जल्दी से देख लो इसको। एडिटर वो शख्स है जो कि बेसिकली आपका कोड प्रोड्यूस करता है, किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। जल्दी से देख लो इसको। जो भी डेवलपर होता है ना, वो बेसिकली आपका एडिटर कहलाता है। ट्रांसलेटर कौन है भाई? जो कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। डीबगर क्या होता है? डीबगर बेसिकली वो है कि आपके जो कोड है उसको टेस्ट करेगा, उसके अंदर जो भी एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करेगा, एरर्स ढूंढने के बाद उनको सॉर्ट आउट करेगा, उनको सही करेगा। तीनों में कोई मसला? एडिटर, जाहिर सी बात है अली वाजिद, एडिटर, ट्रांसलेटर, डीबगर, तीनों की जो टर्मिनोलॉजीज है बस उनको याद करना है। एडिटर कौन होता है? जो भी आपका सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोड्यूस करेगा। ट्रांसलेटर कौन होता है? उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। डीबगर कौन होता है? उस कोड के अंदर आपके प्रोग्राम को बार बार टेस्ट करेगा और उसको एरर्स को सही करेगा। यहाँ तक तो कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं थी। मेन चीज़ जो है आप लोगों की जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुई है वो कौन सी है? डेवलपमेंट मॉडल्स कौन से होते हैं? एक हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है, आइटरेटिव मॉडल है और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तीन मॉडल्स हैं ये, जो आप लोगों को पता होने चाहिए। इनके क्या क्या, इनके प्रिंसिपल्स, कि बेसिकली ये हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, और इनके बेनिफिट्स और इनके ड्रॉबैक्स। ये तीन चीज़ें आप लोगों को हर एक मॉडल की पता होनी चाहिए, और किस अप्रोच में आप लोगों ने क्या मॉडल, कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है, उस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सही है? डेवलपमेंट मॉडल्स होते हैं। अब उनमें से सबसे पहला स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, जल्दी से देखते हैं इसको। यहाँ तक सही है। अच्छा, सपोज करो वाटरफॉल मॉडल हम जब इस्तेमाल करते हैं, अब गौर से सुनना सब। वाटरफॉल मॉडल, अहमद गौर से सुनना, फिर बोल रहा हूँ मैं, सवाल करूंगा। वाटरफॉल मॉडल वो होते हैं जिसमें बेसिकली आपको, क्लाइंट को अपनी रिक्वायरमेंट्स जितनी भी होती हैं वो सब उसको पता होती हैं। मतलब उसको पता है कि भाई उसने सब चीज़ें डिटेल में प्री प्री प्लानिंग करके बैठा हुआ है। उसको पता है कि भाई मेरा जो प्रोग्राम बनेगा उसके अंदर एक पेपर्स डॉग का कोर्स का वो सेक्शन आना चाहिए, एक टॉपिकल पास पेपर्स का आना चाहिए, और एक नोट्स का आना चाहिए, और एक वो है जहाँ पे सारे फ्री कोर्सेज होंगे। सब चीज़ें मुझे, मैं क्लाइंट हूँ, मुझे पता है कि भाई सारी रिक्वायरमेंट्स पता है। इसका जो हेडर है वो ब्लू कलर का हो, उसका ये ब्लैक कलर का हो, सब चीज़ें मुझे पता है। मैंने इन डेप्थ रिसर्च करके बैठा हुआ, और सब चीज़ें तैयार है मेरे पास। अब मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हैं वो मैंने बता दी। इन सब चीज़ों में बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा, वरना लैग और होता है। अब सुनो, अगर आपको, यूज़र को, रिक्वायरमेंट्स पता होती हैं तो आप कौन सा मॉडल इस्तेमाल करते हैं? वाटरफॉल मॉडल। इसमें क्या है, बेसिकली इसमें लीनियर अप्रोच होती है। लीनियर अप्रोच से मेरा क्या मतलब? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। क्या मतलब? पहले एनालिसिस से गुजरेगा वो पूरा, आपका जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी वो एनालिसिस से गुजरेगा। आपका जो भी क्लाइंट होगा, आप सब गौर से सुनिए इसको, जो भी आपका क्लाइंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ शुरू में आपको चीज़ें बता देगा, उसके बाद उसका कोई ताल्लुक नहीं आपसे। सही है? बाकी सारा काम आपका। फिर बोल रहा हूँ, जो भी क्लाइंट होगा वो आपको स्टार्टिंग में सब चीज़ें बता देगा कि भाई मुझे ऐसा चाहिए। उसके बाद उसका कोई उसमें रोल प्ले नहीं होगा उसके अंदर, आपके पूरे एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। अच्छा, सबसे पहली चीज बात करते हैं कि लीनियर अप्रोच से क्या मतलब। पहले सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस होगा। एनालिसिस होने के बाद वो मूव करेगा डिजाइन की तरफ। डिजाइन में भी कोई उसको डिजाइन आप क्लाइंट को नहीं दिखाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद वो कोडिंग की तरफ चला जाएगा।
कोडिंग की तरफ जाने के बाद वो टेस्टिंग की तरफ जाएगा, टेस्टिंग की तरफ जाने के बाद वो मेंटेनेंस की तरफ जाएगा, फिर आप अपना एंड रिजल्ट आप क्लाइंट को दिखा देंगे, एंड रिजल्ट क्लाइंट को दिखा देंगे। इसको जल्दी से देखो, प्रिंसिपल्स लीनियर एज ईच स्टेज इज कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट इज बिगिन, मतलब ट्रांसलेशन वेयर। अब्दुल अशफाक साहब क्या कह रहे हैं आप? ट्रांसलेशन वेयर। देखो वाटरफॉल मॉडल जो है ना, वो बेसिकली कोडिंग के अंदर आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं उसके अंदर। देखो सबसे पहले क्या होगा, एनालिसिस होगी, फिर उसके बाद डिजाइन की तरफ जाएगा, कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगी, मेंटेनेंस होगी। और एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो, जरूरी नहीं है कि आपका सेम वाटरफॉल मॉडल हर जगह इस्तेमाल हो। क्या मतलब हुआ इसका मेरा? वाटरफॉल मॉडल बेसिक बेसिक अप्रोच होता है, जरूरी नहीं कि ये प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल हो। पहली चीज, ये कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं वाटरफॉल मॉडल। सपोज करो कि एक मैं समझाता हूँ इसको तुम लोगों को, चलो एक इससे एग्जांपल से समझा देता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो स्टेजेस हैं वो जरूरी नहीं है। अच्छा जी, सपोज करो आपकी एक रोड है जहां पे हुआ है गड्ढा। सही है, ये आपकी एक रोड है जहां पे हुआ है गड्ढा। ऊपर वाली चीज हटा देता हूँ मैं। आप समझो भाई इसको, सपोज कर लो कि ये क्या है, एक होल हुआ है कहाँ पे, रोड के अंदर। अब सवाल क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम क्या है, वो आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है कि आपने इसको पूरा फिल करना है। सही है, अब इसको फिल करने के लिए आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या मतलब? अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट प्रोग्रामिंग के अंदर होती है, इस सिनेरियो में वाटरफॉल अप्रोच क्या होगी कि आपको इसकी डायमेंशंस पता हो। अगर आपको इसकी डायमेंशन सब चीजें पता हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने अपना एक मोल्ड तैयार किया, सब चीजें तैयार की, और इसको लाके यहाँ पे फिल कर दिया, इसकी जगह पे रख दिया। अगर आपको सारी डायमेंशंस पता होंगी तो आपने क्या किया, उसके आपने पहले डिजाइन बनाया, डायमेंशंस को इस्तेमाल करते हुए, चलो डायमेंशंस को इस्तेमाल किया, डायमेंशंस ली आपने। डायमेंशंस लेने के बाद आपने भेजा कि उसको भाई कारपेंटिंग की जहाँ पे भी जाएगा, वो सीमेंट वाले के पास जाएगा, जहाँ पे भी जाएगा आपने फिर उसको वहां भेजा। लेकिन ये सब लीनियर अप्रोच में हो रहा होगा। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, वाटरफॉल अप्रोच कहते हैं। क्या मतलब? एक एक काम आपका सीक्वेंस वाइज हो रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए, जैसे डायमेंशन है। क्लियर है? तो कोई फिक्स डायग्राम्स नहीं होती इसकी, इसके अंदर तुम ऐड करना चाहो ट्रांसलेशन भी ऐड कर सकते हो, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेजेस भी ऐड होती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि तुम लोग का प्रोग्राम किसके हवाले से है। चलो जल्दी से इसके प्रिंसिपल्स पढ़ लो। लीनियर एज ईच स्टेज इज कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट इज बिगिन, मतलब एक स्टेज होगी, फिर वो खत्म जब तक नहीं हो जाती दूसरी स्टेज नहीं स्टार्ट होगी, दूसरी स्टेज स्टार्ट होगी, फिर जब तक वो खत्म नहीं हो जाती तीसरी स्टार्ट नहीं होगी, फिर दूसरी खत्म होगी तीसरी स्टार्ट होगी। वेल डॉक्यूमेंटेड होता है, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, सब लोग इसको फॉलो कर पाते हैं इजीली। लो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, मैंने बता दिया पहले ही कि जो भी कस्टमर है वो इन्वॉल्वमेंट आपकी उसकी सिर्फ स्टार्टिंग में होगी और आखिर में होगी जब वो अपना रिजल्ट उठाएगा। ओनली एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोसेस। क्या मतलब? सबसे स्टार्ट में उसने रिक्वायरमेंट्स बता दी, एंड में उसने आके भाई प्रोग्राम अपना चेक कर लिया। क्लियर है यहाँ तक सबको? बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स पर आऊं, जल्दी जल्दी जवाब 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 जवाब। चलो बेहतरीन। मेन चीज जो है इसकी ये है कि आप लोगों को ये याद होने चाहिए, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स। जल्दी से देखो इसको, बेनिफिट्स क्या क्या है, इजी टू मैनेज अंडरस्टैंड एंड यूज, आसान है, कोई इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को 5 स्टेजेस हैं उसमें से गुजरना है, स्टेप बाय स्टेप। लीनियर अप्रोच याद रखना बस। इजी टू मैनेज अंडरस्टैंड एंड यूज, स्टेजेस डू नॉट ओवरलैप एंड आर कंप्लीटेड वन एट अ टाइम। मतलब ये नहीं होता कि आप एनालिसिस चल रही है कहीं एक जगह, कोडिंग चल रही है फिर डिजाइनिंग स्टार्ट हो गई, ये सब नहीं होता। एक स्टेज कंप्लीट होगी फिर आपका आके दूसरी स्टेज स्टार्ट होगी। वर्क्स वेल फॉर स्मॉल प्रोग्राम्स, अगर छोटे प्रोग्राम्स हैं आपके तो बहुत बेहतरीन काम करेगा। इसकी जो हम लोग दूसरी अप्रोच है वो हम लोग
आइटरेटिव और RAD के अंदर भी देख लेंगे। सिर्फ बेनिफिट्स को एक दफा पढ़ लो जल्दी से सब। कोई बेनिफिट्स के अंदर मुश्किल चीज लगे तो पूछो। सही है, ड्रॉबैक्स देखते हैं जल्दी से। डिफिकल्ट टू चेंज द रिक्वायरमेंट एट अ लेटर स्टेज। पहले ही मैंने बताया, जब उसने रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं अब वो चेंज नहीं होंगी। सही है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। अगर उसने रिक्वायरमेंट्स दे दी, उसको बाद में ख्याल आया कि भाई मुझे कलर चेंज करना है उसका, अब वो पॉसिबल नहीं है। सही है, क्योंकि आपकी जो लीनियर अप्रोच चल रही होती है वो वापस नहीं जाते। ये सब प्री प्लानिंग सब सही चल रही होती है, मैनेज करके चलना होता है, जिसकी वजह से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं अब वो वापस से आप लोग उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। पहला पहला ड्रॉबैक हो गया। सब्जेक्ट टू चेंज प्रोग्राम्स आर नॉट सूटेबल। मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो आपको पता है कि भाई ये आगे जाके चेंज हो जाएगा, कि भाई जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं, तो वो इसके लिए सूटेबल नहीं है वाटरफॉल जो भी अप्रोच है। वर्किंग प्रोग्राम इज प्रोड्यूस लेट इन द लाइफ साइकिल। मतलब स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ एनालिसिस होगा, कोडिंग होगी, और एनालिसिस है, डिजाइन है, वो सब चीजें आपने बात की, उसकी टेस्टिंग की, सब चीजें आई। बिल्कुल एंड में जाके लाइफ साइकिल के बेसिकली क्या होगा, आपका एंड रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। अगर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम का मतलब समझो आप। आ गई भाई हमारी। हाँ, अब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम से हम लोग मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सपोज करो अगर मुझे रिक्वायरमेंट्स पता होती हैं, देन इट्स अ सिंपल जॉब। सही है, बहुत आसान काम है, बस मैंने कुछ भी नहीं करना, सिमर वाले से कांटेक्ट करना है, इसको फिल करना है। अगर मुझे इसकी डायमेंशंस नहीं पता, देन इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स जॉब। मेन चीज किस चीज की है, आप लोगों को क्या पता होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं पता, तो बेसिकली वो जॉब हो जाती है आपकी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं। एक दफा जल्दी से सब इसको याद कर लें, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स। हो जाए तो मुझे बता देगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, आइट्रेटिव मॉडल की बात करते हैं। आइट्रेटिव मॉडल क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को आइट्रेटिव मॉडल की बेसिक वो समझा देता हूँ, लॉजिक, इसी के एग्जाम्पल के मुताबिक, फिर हम इसको प्रोग्राम की तरफ लेकर आएंगे। अच्छा, सपोज करो वही सेम एग्जाम्पल, ये आपको इसको फिल करना है इस जगह को, लेकिन मसला क्या आ रहा है, आप लोगों को क्या नहीं पता, डायमेंशंस नहीं पता। जब आपको डायमेंशंस नहीं पता तो ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई। और आप डायमेंशंस जो है उनको मेजर भी नहीं कर सकते, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई। इसका हल क्या है, अब वो देखते हैं। इसका हल ये है कि मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लाके एक बड़ा पत्थर रख देता हूँ, इस पूरी जगह को फिल कर देता हूँ एक बड़े पत्थर से लाके। फिर मैंने क्या किया, एक दफा एक आइट्रेशन चलाई। आइट्रेशन का मतलब क्या होता है, बार बार किसी चीज को रिपीट करना। मैंने एक दफा पूरी लाइफ साइकिल चलाई। क्या चलाई कि भाई मैं आया, मैंने इसको यहाँ से ठोकना स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं पत्थर को अलग करता रहा। एक मिनट, पहले यहाँ पे लाइन बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता पत्थर को मैं अलग करता रहा, फिर मैंने इसको और ठोका। एक आइट्रेशन खत्म हो चुकी थी, मैंने इसको एक और आइट्रेशन दी, मतलब फिर से रिपीट किया सारा प्रोसेस। फिर मैंने इसको और सही किया,
आहिस्ता आहिस्ता ठोकते ठोकते आइट्रेशन बार बार सेम चीज करते करते बेसिकली क्या हुआ, मैंने एंड रिजल्ट पे अपने पहुंच गया। अगर मुझे अपनी डायमेंशंस या रिक्वायरमेंट्स पता नहीं थी तो मैंने एक दफ़ा उसको किया, अगर सक्सेसफुल रहा, मतलब वो हाँ भाई सही हो रहा था, इसको शेप आ रहा था, तो बेसिकली सक्सेस पे जाते हैं हम लोग। अगर सक्सेसफुल रहा, पहली आइट्रेशन, पहली लूप समझ लो, लूप, आइट्रेशन को लूप से याद कर लो चलो, पहला लूप जो था वो सही रहा, तो फिर हम लोग इसको आगे एक और लूप लगाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आइट्रेशंस कर करके इसको बिल्कुल लेवल कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं पता होती, आपने एक दफ़ा किया, आपको रिक्वायरमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गई, फिर आपने फीडबैक देखी उसकी कि हाँ भाई काम सही हो रहा है और ये शेप में आ रहा है, आपने इसको और एक दफ़ा किया, फिर एक दफ़ा और किया, फिर एक दफ़ा और किया, आइट्रेशंस बार बार करते रहे। क्लियर है सबको? हाशिम, अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला शफाक, इमाद साहब, अली वाजिद साहब, अंसारी साहब, कॉन्सेप्ट समझ आया? इसको देखते हैं उसके अंदर भी। अंसारी साहब क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। आइटरेटिव मॉडल क्या है? एक पूरी वाटर साइकिल, वाटरफॉल का जो हम लोगों ने वो किया था पूरा मेथड, एक वाटरफॉल आपने चलाई जिसमें आपने सिर्फ एक छोटा सा उनको एक मॉडल तैयार करके दे दिया, सपोज करो कोई एक उनको, बस उनको इतना पता है कि भाई मुझे ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, सही है, उन्हें और कुछ नहीं पता। अब आपने क्या किया, आपने पहली एक पूरी वाटरफॉल चलाई, आपने उनसे रिक्वायरमेंट्स ली थोड़ी बहुत कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा भाई मुझे ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। उन्होंने क्या किया, जो भी टीम थी, जो भी सॉफ्टवेयर हाउस था, उन्होंने क्या किया, एक दफ़ा वाटरफॉल का पूरा मेथड चलाया, 5 स्टेजेस सब थी, सब करने के बाद उन्होंने एक उनको मॉडल तैयार किया, काम पूरा नहीं हुआ अभी, एक उन्होंने मॉडल तैयार करके उनको अपने क्लाइंट को दिखा दिया और उनसे फीडबैक ले ली कि अब आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करवाना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने कहा हाँ भाई बहुत बेहतरीन है, अगर सक्सेसफुल रही पहली वाटरफॉल, फिर वो मूव करेगा एक्सटेंडेड वाटरफॉल की तरफ। एक्सटेंडेड वाटरफॉल क्या है, उसका थोड़ा और आपने फीचर्स उसके अंदर ऐड करना शुरू किए। आपने उसमें क्या किया, आपने ट्रेन का टिकट बुकिंग सिस्टम उसके अंदर ऐड किया, आपने आपने पूरी एक वाटरफॉल और कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद आपने फिर यूजर को दिखाई, क्लाइंट को दिखाई। क्लाइंट को दिखाने के बाद उस क्लाइंट ने कहा कि भाई बेहतरीन काम हो रहा है, अगर वो फिर सक्सेसफुल रही एक्सटेंडेड वाटरफॉल, आपने कहा बिल्कुल मुझे ये चाहिए, लेकिन इसमें ये रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। फिर वो एक्सटेंडेड से फर्दर फर्दर उसकी तरफ आया, फर्दर वाटरफॉल की तरफ आया, फिर वही सारा काम हुआ, पूरी स्टेजेस फिर से स्टार्ट हुई, फिर उसने फीडबैक दिया क्लाइंट ने, फिर फाइनल वाटरफॉल हुई। ज़रूरी नहीं है कि ये इतनी ही वाटरफॉल हो, जितनी यूज़र पे डिपेंड कर रहा होता है आपके क्लाइंट पे। फिर फाइनल वाटरफॉल हुई जिसके अंदर पूरा प्रोग्राम तैयार हुआ और आपके सामने आ गया। कुछ समझ आया सबको? क्लियर है सबको? हाशिम साहब, अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला शफाक, हिमात साहब, हाशिम और क्लियर हो जाएगा, मसला नहीं। पढ़ो जल्दी से प्रिंसिपल्स। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। अरे तो कुछ, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मतलब एक काम हुआ उसके अंदर एक और ऐड हुआ फीचर, फिर उसके अंदर एक और ऐड फीचर किया आपने, और फीचर्स आप ऐड करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, इसको इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। सही है। हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, सब बता दिया मैंने कि भाई हर एक के उसके वाटरफॉल के बाद आप लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, क्लाइंट से उसका फीडबैक ले रहे होते हैं, तो उसकी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है वो आप लोगों को पता चल रही होती है, तो इसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एज पार्ट ऑफ द सिस्टम कैन बी शोन टू द कस्टमर आफ्टर एवरी आइट्रेशन। क्लियर है प्रिंसिपल दोनों के? आइट्रेटिव का अब बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स देखो जल्दी से। ईजियर टू टेस्ट एंड डीबग, जाहिर सी बात है, आप जब एक काम कर रहे हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं, आपको कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम नजर आई, एरर नजर आया, उसको आप फिक्स कर सकते हैं, रादर देन एक पूरा प्रोग्राम आपने तैयार कर लिया है और अब उसके अंदर एरर आ रहा है, तो वो थोड़ा मुश्किल काम है। ईजियर टू टेस्ट एंड डीबग, मोर फ्लेक्सिबल एज ईजियर टू अल्टर रिक्वायरमेंट्स, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो समझता है कि भाई चेंज करनी है आपने कुछ, तो वो पॉसिबल हैं। कस्टमर इन्वॉल्व एट ईच अदर आइट्रेशन, देयर फॉर नो सरप्राइजेस व्हेन फाइनल सिस्टम डिलीवर्ड। मतलब क्या हुआ, भाई मैंने उसे कहा था कि भाई पेपर्स डॉग की जो वेबसाइट है वो ब्लू कलर की होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, जब मेरे पास उसको बता दिया मैंने, मेरे पास जब फाइनल रिजल्ट आया,
मुझे हो गया कि भाई ये क्या बनाया तुमने, ये वाली बात है, मैं इससे अच्छा बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मेरी उसके अंदर बेसिकली डिजाइनिंग में हिस्सा नहीं था, मेरा उसका कोई फीडबैक नहीं थी, बस मैंने उसको बोल कर आ गया था कि भाई मुझे ये तैयार करके दे देना। सही है। अब वो उस बंदे पे डिपेंड करता है, जो भी मेरा आपका फ्रीलांसर होगा, जो भी बंदा होगा, जो भी डेवलपर होंगे। फिर देख लो, कस्टमर इन्वॉल्व एट ईच आइटरेशन, देयरफॉर नो सरप्राइजेस व्हेन फाइनल सिस्टम डिलीवर्ड। ये आपके बेनिफिट्स हो गए। ड्रॉबैक्स देख लो, होल सिस्टम नीड्स टू बी डिफाइंड एट स्टार्ट। मतलब क्या है, आप लोगों को बताना पड़ता है बना क्या रहे हैं आप। पूरा सिस्टम से ये मतलब नहीं है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स बताएं, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है वो बताना जरूरी है, ताकि इसमें आप प्लानिंग कर सकें, उसकी डिजाइनिंग कर सकें। नीड्स ए गुड प्लानिंग ओवरऑल एंड एट एवरी स्टेज, मतलब हर स्टेज पे अच्छी प्लानिंग चाहिए। तो उसके लिए कोई एक बंदा हायर करना पड़ेगा जो कि प्लानिंग को देखे कि भाई इसको कैसे लेके चलना है आगे। सिर्फ एक ही साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही। बेसिकली एक दफा आपकी फर्स्ट वाटरफॉल हुई, फिर सेकंड हुई, फिर एक्सटेंडेड हुई, फिर फाइनल करके, तो इसमें हर स्टेज के ऊपर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो देख लो इसको जल्दी से, नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट सिंपल प्रोजेक्ट्स। अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए जरूरी नहीं है ये। क्लियर है यहाँ तक? बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स जल्दी से पढ़ो, याद करने की कोशिश करो। आसिम, इमाद, अली वाजिद, अहमद। बेहतरीन हो गया जी। आखिरी आप लोगों की रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसको मैंने कराने के लिए आप लोगों को मॉड्यूलर अप्रोच का कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसका हम लोग फायदा उठाते हैं। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है? एक वाटरफॉल की जो वो है लाइफ साइकिल है, वो हम लोगों ने टीम 1 को दे दी, टीम 2 को अलग दे दी, टीम 3 को अलग दे दी। इससे फायदा क्या हुआ, जो भी मेरे मॉड्यूल्स हैं वो अलग अलग एक एक वाटरफॉल पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं इजीली टेस्ट कर सकता हूँ, उसको मेंटेन कर सकता हूँ। ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का सब रूटीन वाला ही आ जाएगा। बेसिकली क्या हुआ, फिर समझा रहा हूँ इसको। कोई भी बड़ा प्रोग्राम था, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं हम लोग ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम की, उसको मैंने सब टास्क के अंदर डिवाइड किया, मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया। उन मॉड्यूल्स को टीम 1 को दे दिया एक मॉड्यूल टीम 2 को दे दिया, एक मॉड्यूल टीम 3 को दे दिया। उन्होंने अपनी वाटरफॉल वो करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, आपके पास आंसर आ गया। अब आप लोगों का सवाल शायद आए, कुछ पता नहीं मुझे, शायद आए कि इसके अंदर आइटरेटिव मॉडल के अंदर क्या हम लोग मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? इसका जवाब है नहीं। क्यों? आइटरेटिव के अंदर बेसिकली आप लोग क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीचर्स को ऐड कर रहे होते हैं, रादर देन क्रिएटिंग अ न्यू मॉड्यूल एंड देन कंबाइनिंग। फिर सुन लो, आइटरेटिव के अंदर आप लोग सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ उसके अंदर फीचर्स ऐड करते रहते हैं, फीचर्स ऐड करते रहते हैं। आपने कलर चेंज कर दिया, फिर दिखा दिया उसको यूजर को। आपने फिर उसके अंदर कार्ड का ऑप्शन डाल दिया, फिर आपने दिखाया। आपने कहा कि भाई पेमेंट गेटवेज डाल देता हूँ, आपने फिर उसको दिखाया। ये सब क्या है, इनको मैं सब टास्क नहीं कहूंगा, मैं इनको क्या कहूंगा, इसको क्या हो गया, इनको मैं कहूंगा बेसिकली फंक्शनैलिटी को बस ऐड कर रहा होता है, आइट्रेट कर रहे होते हैं। जल्दी से देखो फिर से, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मॉड्यूल्स अलग अलग टीम को डिवाइड कर दी जाएंगे। आगे पढ़ लो इसको, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स एंड ईच मॉड्यूल हैज वन टीम एंड इट्स ओन वाटरफॉल। सही है। प्रिंसिपल देखते हैं, मिनिमल प्लानिंग की जरूरत होती है, क्योंकि एक छोटा सा मॉड्यूल है, सिर्फ एक टीम उसको हैंडल कर रही है, तो उसमें कोई एक छोटे से मॉड्यूल के लिए प्लानिंग की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ती। यूजेस प्रीवियसली रिटन कोड वे पॉसिबल, ये सब वही आपका कॉन्सेप्ट आ गया, सब रूटीन वाला। हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, एक एक स्टेज पे आप लोगों की कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। क्यों? देखो, टीम 1 ने अपना मॉड्यूल तैयार किया, मॉड्यूल उसको दिखा दिया अपने कस्टमर को। फिर टीम 2 ने अपना मॉड्यूल तैयार किया, उसने दिखा दिया कि भाई ये आपका काम ऐसे कर रहा होगा, टिकट का सिस्टम। टीम 1 ने दिखाया कि आपका ये सीट्स का सिस्टम ऐसे काम कर रहा होगा। टीम 3 ने दिखाया आपका ये पेमेंट का जो भी सामान है, आपका टीम 3 काम करके दे रही है और ऐसे काम कर रहा होगा। तीनों ने अलग अलग तरीके से कस्टमर्स को चीजें दिखा दी, तो हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट आ गया। अब जल्दी से बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स देख लो, पढ़ो जल्दी से। सारा वही कॉन्सेप्ट है जो आपके बेसिकली सब रूटीन में इस्तेमाल होगा। बेनिफिट्स क्या है, जल्दी से पढ़ते हैं इसको। रिड्यूस्ड ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम, क्या मतलब हुआ? जाहिर सी बात है, जब मैंने एक सब टास्क में डिवाइड कर दिया, अलग अलग टीम्स बना दिए हैं, तो मेरा जो काम है वो जल्दी हो रहा है। रैपिड फीडबैक इन्फॉर्म्स द डेवलपमेंट, बार बार एक मॉड्यूल तैयार हुआ, उसने फॉरन फीडबैक दी, आपने दूसरे मॉड्यूल पे उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दी।
वेरी फ्लेक्सिबल एज रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व फ्रॉम फीडबैक, जो भी आपका कस्टमर आपको फीडबैक देता रहेगा उसी के मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपका जो कोड है वो बनता रहेगा। मॉडिफिकेशन इज ईजियर बिकॉज ईच पार्ट मस्ट वर्क इंडिपेंडेंटली। मतलब क्या हुआ, टिकट का सिस्टम अलग काम करना चाहिए, सीट का सिस्टम अलग काम करना चाहिए, पेमेंट का सिस्टम अलग काम करना चाहिए, तो मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। सिस्टम अंडर डेवलपमेंट नीड्स टू बी मॉड्यूलर। क्या मतलब हुआ, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ टिकट का काम करना है, मुझे और कोई फीचर नहीं चाहिए, तो ये मॉड्यूलर अप्रोच से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ काम एक ही है, कुछ सब टास्क में इसको क्या डिवाइड करूं बैठ के। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा आप लोगों का प्रोजेक्ट हो जो कि मॉड्यूलर अप्रोच में डिवाइड हो सके, जिसके टास्क जो है वो सब टास्क में डिवाइड हो सके, तो ये जरूरी है आपके लिए। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है RED के अंदर। नीड स्ट्रॉन्ग टीम और स्किल डेवलपर्स, मतलब एक सब टास्क जो है वो एक टीम हैंडल कर रही होगी, तो एक उसको प्लानिंग भी करनी होगी उस पर्टिकुलर टीम को, उसको सारी चीज़ें आनी चाहिए, कोडिंग, उसकी डिजाइनिंग, एनालिसिस, सब चीज़ें, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वो सब चीज़ें एक पर्टिकुलर टीम को आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम की रिक्वायरमेंट होती है। नॉट सूटेबल फॉर शॉर्ट सिंपल प्रोजेक्ट्स, ये आप लोगों ने देख लिया। अब मुझे बताओ, पूरी डेवलपमेंट साइकिल के मॉडल्स में कुछ मसला है तो पूछो अभी। नो सर, क्लियर है अब्दुल्ला खान। सर। इसके बाद इसी तरह ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। यस, आते नहीं है, आएंगे। सर अल्लाह करे ना ही आए, इतना कौन याद करे। आसान तो है, रट्टा मारो बस, 1 घंटे में हो जाएगा यार। अब वैसे जरूरत नहीं है कोई, आसान है। सबका ड्रॉबैक एक ही है कि भाई शॉर्ट सिंपल प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है, शॉर्ट सिंपल प्रोजेक्ट से सही नहीं है। आप कॉन्सेप्ट ले यस जाइएगा सर। अली वाजिद साहब, आप कॉन्सेप्ट ले जाइएगा। अभी शुरू हुई है क्लास इमाद। हाय अल्लाह, गला खुश्क हो गया भाई। चलो भाई, जल्दी से छोटी छोटी चीज़ें करनी है, अब टेस्टिंग करानी है और ट्रांसफरेबल स्किल्स करनी है। आज ख़त्म कराए बगैर मैं नहीं जा सकता, माजरत, क्योंकि कल हम लोगों ने नई चीज़ स्टार्ट करनी है। चलो जाओ, 5 मिनट की ब्रेक ले लो तुम लोग भी। सही है, मैं भी पानी वानी पी कर आ रहा हूँ, तुम लोग भी जो करना कर लो। क्या चाह रहे हो मेरे भाई, ये तकरीबन 6 से 7 महीने का आपका, बल्कि पूरे साल का ही समझ लो, सिलेबस 15 दिन के अंदर, तो जाहिर सी बात है मेहनत तो करनी पड़ेगी। P2 theory longer than P1 theory। आय अल्लाह अकबर। अभी तुम लोग देखना 10 सितंबर को क्या होगा तुम लोग के साथ। आय अल्लाह अकबर। 3-3 घंटे जब पेपर सॉल्व करोगे ना, इंशाअल्लाह। फिर पेपर 3 भी किसी और से पढ़ लेना, अब्दुल्ला इशफाक साहब। अरे अरे सर, मजाक सर। बुरा क्यों मान रहे। आय अल्लाह। चलो भाई मैं आता हूँ, सी तुम लोग जल्दी से रेस्ट वेस्ट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं इसको ट्रांसफरेबल स्किल्स में। यार रिकॉर्डिंग पॉज कर लो जब तक। रिकॉर्डिंग पॉज हो। चलो जी, हम लोगों ने कर लिया है डेवलपमेंट साइकिल सारी। बस इससे कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स पूछ लेगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल पूछ भी लिया तो आप लोगों को कोई एक अप्रोच दे देगा, आप लोगों से पूछेगा कि कौन सी इसमें डेवलपमेंट साइकिल जो है इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सा मॉडल। चलो, अगर समझ के किया है तो फिर तो आ जाएगा। ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या होती हैं, सही। अगर मैं बात करूं, सपोज करो कि ये है अहमद साहब, सही है। अहमद साहब ने क्या सीखा है, पाइथन सीखी हुई है। पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, सही है। और इनको मिल गई जॉब। जॉब क्या मिली, क्या आपने एक कोड को देखना है,
और उसमें एरर जो है वो फाइंड आउट करना है। सही है, इतना सा काम होगा। अहमद साहब को आती है पाइथन, लेकिन मसला क्या हो गया, एक अहमद साहब ना बहुत चौड़े में गए थे अपनी सीवी लेके कि मुझे सब आता है। अब जब वो वहां पहुंचे, उनको काम मिला, काम मिलने के बाद उनको मिल गई, सपोज करो वीबी। वीबी क्या है? विजुअल बेसिक्स, दूसरी लैंग्वेज है। चलो और चेंज करते हैं इसको। ये कौन सा इरेजर हुआ है भाई? इनको मिल गई, सपोज कर लो जावा। सही है, जो भी इनको काम मिला है ना वो बेसिकली जावा के अंदर मिल गया। उन्होंने कोड देखा, इनकी हो गई हालत टाइट। किनकी? अहमद साहब की। उन्होंने पढ़ा हुआ था पाइथन, इनको मिल गई जावा। लेकिन उनको पाइथन जो थी वो पूरी आती थी, मतलब फुल उन्होंने मास्टर किया हुआ था। अब सवाल ये आता है कि अहमद अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या करेगा। इतनी सी बात है। अब इसको समझने की कोशिश करो। अगर अहमद को पाइथन आती है ना, अगर अहमद को पाइथन आती है, तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि लैंग्वेज के अंदर कॉमन होती है। क्या मतलब? पाइथन के अंदर भी लूप का कॉन्सेप्ट है और जावा के अंदर भी लूप का कॉन्सेप्ट है। पाइथन के अंदर भी असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट है। असाइनमेंट मतलब किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करना, जावा के अंदर भी है। फॉर लूप पाइथन में भी है, जावा के अंदर भी है। से कंडीशनल लूप पाइथन में भी है, जावा के अंदर भी है। अब ये सारी चीजें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि दोनों लैंग्वेज के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन सिंटेक्स उनका चेंज होता है। सिंटेक्स से क्या मतलब? फॉर लूप पाइथन के अंदर अलग तरीके से इंप्लीमेंट होता है, वही सेम फॉर लूप चीज सेम है, काम सेम कर रही है, लेकिन किसी और तरीके से इंप्लीमेंट होगा, मतलब उसका सिंटेक्स जो है वो चेंज हो जाएगा जावा के अंदर। तो अब अहमद साहब अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? अपनी ट्रांसफरेबल स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसी पर्टिकुलर स्किल्स जो कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये लूप लगा हुआ है। वो देख के बता सकता है कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ है, ये लूप है, बस यहाँ पे उसको समझ आ रहा है। यहाँ पे असाइनमेंट हुई हुई है, कोई भी वैल्यू असाइन की जा रही है किसी भी वेरिएबल के अंदर, या कोई कांस्टेंट बनाया जा रहा है। ये सब चीजें अपनी ट्रांसफरेबल स्किल्स के जरिए अहमद बता सकता है कि हाँ भाई ये लूप है या ये है। वो इजीली इसको स्टडी कर सकता है। कॉन्सेप्ट समझ आया सबको ट्रांसफरेबल स्किल्स का? यस सर। हाशिम, अली वाजिद अंसारी साहब, इमाद साहब, अहमद साहब, खान साहब, बेहतरीन। अहमद क्लियर है? पूछेगा क्या सर? क्या क्लियर है अहमद? सर रिपीट प्लीज। क्या रिपीट करूं? क्या? लास्ट? अब्दुल्ला खान क्या लास्ट क्या चीज नीडेड? ये समझ आइए इसको। खान साहब क्या क्या कहना चाह रहे हैं भाई अब्दुल्ला खान साहब? सर मतलब सारा समराइज कर दें एक बार दोबारा। नहीं, वो कुछ और कह रहा है। वेन अहमद, यस। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर से बता दो ना। ठीक है, बस ठीक है। सुन लो, फिर से सुन लो। अहमद साहब ने, उनको लैंग्वेज आती है पाइथन, जल्दी से बता रहा हूँ मैं। ब्रो यू रॉक अहमद साहब, जीते हैं आप, ठीक है जी, छा गए। अहमद साहब को क्या आती है? पाइथन आती है। अहमद साहब को आती है पाइथन, उनको आती है जावा नहीं। उनको जावा की लैंग्वेज जो है वो नहीं आती। अहमद साहब ने अप्लाई किया किसी भी जॉब पे, वो वहां पहुंचे तो उनको एक कोड मिला, उन्होंने कोड देखा और कोड हुआ था जावा के अंदर। अब क्या हुआ? अहमद को आती थी पाइथन, कोई और लैंग्वेज आती थी। अब कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं, कुछ ऐसी पर्टिकुलर स्किल्स होती हैं किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। मतलब अगर हम लूप्स की बात कर लें तो लूप्स पाइथन में भी हैं और जावा के अंदर भी हैं। हर लैंग्वेज के अंदर सेम चीजें होती हैं। असाइनमेंट आप पाइथन के अंदर भी कर रहे होते हैं, जावा के अंदर भी कर रहे होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके होते हैं। अच्छा, अब इसका अहमद साहब क्या करेंगे? अब अपनी ट्रांसफरेबल स्किल्स, कौन सी स्किल्स? ट्रांसफरेबल, ऐसी स्किल्स जो कि वो ट्रांसफर कर सकता है
पाइथन से जावा में क्या मतलब, वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई यहाँ पे वेरिएबल बनाया जा रहा है, यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर की जा रही है, यहाँ पे कोई फॉर लूप लग रहा है, यहाँ पे कंडीशनल लूप लग रहा है, वो सब ये देख के बता सकता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सिंटेक्स चेंज है, लॉजिक तो सेम चीज है। वो बता सकता है कि भाई आपका यहाँ पे कंडीशनल लूप लग रहा है कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर होगा। ये सब चीजें वो अपने ट्रांसफरेबल स्किल्स के थ्रू बता सकता है। कोई मसला? अब्दुल्ला खान? चलो बेहतरीन। अब वो कौन सी स्किल्स हैं वो देख लो जल्दी से। ये सारी स्किल्स हैं जो कि वो बता सकता है। डिक्लेरेशन हो गई, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना। असाइनमेंट हो गया, किसी भी वेरिएबल को असाइन करनी कोई वैल्यू। सीक्वेंस हो गया, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पाइथन के अंदर भी चल रहा होगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जावा के अंदर भी चल रहा होगा। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हो गई, मतलब कौन सी, इफ देन एल्स केस ऑफ अदरवाइज, दोनों के अंदर मौजूद है। फिर बात करते हैं रेपिटेशन और आइट्रेशन, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर मौजूद है, सेम रहती हैं। सब रूटीन्स क्या हो गए, दोनों में मॉड्यूलर अप्रोच पॉसिबल है क्योंकि वो भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, वो भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। तो सब रूटीन्स दोनों में पॉसिबल है। पैरामीटर पास बिटवीन मॉड्यूल ये वाला छोड़ दो, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, स्ट्रक्चर चार्ट जब हम करेंगे इंशाल्लाह कल। उसके बाद इनपुट आउटपुट दोनों में मौजूद होता है, आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ इनपुट लिया जा रहा है, कहाँ पे आउटपुट लिया जा रहा है। कोई मसला? ये सारी स्किल्स आप लोगों को याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि भाई ये वाली स्किल्स जो है आप लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ ट्रांसफरेबल स्किल्स। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, किसी को कोई मसला है इसके अंदर, कुछ और एक्सप्लेन करूँ? अंसारी साहब, इमाद साहब, कोई मसला? अहमद, कोई मसला? चलो बेहतरीन। अच्छा अब इसका सुनो, एग्जाम कैसा, इस एग्जाम में इसका सवाल कैसे कैसे आ सकता है? दो तरीके हैं इसके सवाल के आने के। दो तरीके कौन कौन से? एक है आपका कि वो आपको सवाल कर सकता है जैसे ये सवाल किया हुआ है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और एक सवाल क्या होता है आपका, वो बेसिकली आप लोगों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई एक कोड लिख कर दे देगा। फिर सुनो, गौर से सुनो, आप लोगों को वो लैंग्वेज आपने ना देखी होगी ना उसके बारे में सुना होगा। वो एक हाई लेवल लैंग्वेज का कोड आपको लिख कर दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई कौन सी लाइन में असाइनमेंट हो रही है, कौन सी लाइन में कंडीशन लग रही है, कौन सी लाइन में फॉर लूप लग रहा है, कौन सी लाइन में इनिशियलाइजेशन हो रही है। इनिशियलाइजेशन क्या होती है वो हम लोग सीख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब आप लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई लाइन नंबर 56 में असाइनमेंट हो रही है। चलो जी, गुड हो गया, सही है। वैसे मुफ्ते की मार्क्स में वो पूछते हैं कि भाई जैसे सूडो कोड के अंदर इक्वल्स टू का जो साइन है या एरो का साइन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है असाइनमेंट के लिए। अब वो आपको कोड दिखाएगा हाई लेवल लैंग्वेज में कि वो कभी कभी असाइनमेंट ऐसे कर रहा होगा बैठ के, तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि भाई ये वाला जो सिंबल है ये असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सही, ये सब अपनी ट्रांसफरेबल स्किल्स को आप लोग इस्तेमाल करना सीखेंगे। कब करना सीखेंगे? जब आप लोग पूरा इंशाल्लाह पढ़ लेंगे 10 सितंबर तक। अब ये वाला सवाल देखो जल्दी से, पढ़ो इसको जल्दी। An algorithm is implemented in a high level language, changes are required, and the program is given to Albert, who is an experienced programmer. ये फोकस करना, एक्सपीरियंस प्रोग्रामर मतलब उसको डेटा स्ट्रक्चर सारी चीजें से पता है, भाई लूप्स क्या होता है वो सब चीजें उसको पता है। बट ही इज नॉट फेमिलियर विद द लैंग्वेज दैट हैज बीन यूज्ड, मतलब उसको लैंग्वेज पता नहीं है कि कौन सी इस्तेमाल हुई हुई है। एक्सप्लेन व्हाई एल्बर्ट वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर पाएगा। पढ़ो जल्दी से आंसर इसका, आखिरी वाला छोड़ देना, आखिरी वाला मैं समझाता हूँ क्यों। He would use his transferable skills to understand the new program. He could recognize basic control structure in the language such as loop, selection statements and declaration. आखिरी पॉइंट समझते हैं। He could read the comments और मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाती है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले से ही। तो आप लोग इसको इसमें भी लिख सकते हैं कि कमेंट्स को पढ़ सकता है। वो कमेंट्स तो किसी लैंग्वेज में नहीं होते ना, इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं, तो वो कमेंट्स को पढ़ सकता है। या वेरिएबल्स के नाम से समझ सकते हैं कि भाई सम लिखा हुआ है वेरिएबल का नाम, तो भाई उसको समझ आ जाएगी, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एडिशन हो रही है कुछ ना कुछ करके। कॉन्सेप्ट समझ आया सबको ट्रांसफरेबल स्किल्स का? आगे बढ़ूं? कोई मसला तो अभी पूछ लो, फिर बोल रहा हूँ। अहमद, हाशिम, इमाद, अली वाजिद, अंसारी साहब। बेहतरीन, बेहतरीन। चलो जी, सबका आ गया। आगे क्या है?
मेंटेनेंस हम लोगों ने कल कर ली थी, एरर्स हम लोगों ने कर लिए थे कल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जल्दी से खत्म करो, आखिरी चीज़ है बस, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा मैं इसमें। अच्छा, वो आप लोगों से सवाल करता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, अल्फा टेस्टिंग क्या है, बीटा टेस्टिंग क्या है, और स्टब टेस्टिंग क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, और उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है। सही है, इन सबको बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं, और ये लिखना आना चाहिए आप लोगों को, दो दो तीन तीन मार्क की। आओ देखते हैं। सबसे पहली चीज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, पढ़ लो जल्दी से इसको सब। अच्छा, जो वो टेस्ट डाटा मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, वो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर। जल्दी से इसको एक दफा पढ़ लो, फिर मैं समझाता हूँ सबको। ला, 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 ला। अच्छा जी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? बेसिकली आप लोगों को आंसर पता होता है, आप उसको एक्चुअल आंसर को एक्सपेक्टेड आंसर से कंपेयर करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? आपने एक प्रोग्राम लिखा है 5+3, आपको पता है आंसर 8 आएगा, आपको पता है, आपने प्रोग्राम रन किया, अगर आंसर, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? आप लोगों को आंसर पता होता है, आप उसको एक्चुअल आंसर को एक्सपेक्टेड आंसर से कंपेयर करते हैं। आप लोगों को पता है भाई 5+3 क्या होगा, 8 होगा, और आंसर प्रोग्राम रन करने के बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आपको एक्सपेक्टेड आंसर और एक्चुअल आंसर को आपने कंपेयर किया और आपने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर ली। अ पर्सन डज नॉट नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द कोड, इसमें कोई कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आंसर्स चाहिए होते हैं आप लोगों को। अ पर्सन चूजेस नॉर्मल बाउंड्री एंड एरोनियस डाटा। सही, अब ये क्यों इस्तेमाल करता है? एक्चुअल आंसर और आपका एक्सपेक्टेड आंसर को चेक करने के लिए। कभी वो नॉर्मल डाटा देगा, आपको डालेगा आंसर सही आना चाहिए, उसके बाद बाउंड्री डाटा डालेगा, आंसर सही आना चाहिए, फिर अब नॉर्मल डाटा डालेगा जिसमें आंसर गलत आना चाहिए। ये सब चीज़ें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आती हैं। एक दफ़ा पढ़ लो जल्दी से इसको, मुश्किल से 2 से 3 मार्क का सवाल आएगा कि ब्लैक बॉक्स क्या होती है, वाइट बॉक्स क्या होती है। अगर पेपर 2 के अंदर टेस्टिंग पूछे तो आप लोग कौन सी लिखेंगे? ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, वो सब चीज़ें। और अगर पेपर 1 के अंदर पूछे क्या लिखना है, फिर वेरिएबल वॉच, स्टेपिंग, वो सब चीज़ें आएंगी जो मैंने पहले पढ़ाई थी आप लोगों को कल की क्लास में जब हम लोगों ने पढ़ी है। कोई मसला ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में? कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी। लो, कुछ ना कुछ निकाल के ले आता है बंदा ना। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करो जल्दी से। अच्छा, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? वापस वापस जल्दी जल्दी जल्दी, बस काफी इतना। अच्छा, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? बेसिकली आप उसका एक एक लॉजिकल पाथ चेक कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग ट्रेस टेबल के अंदर कर रहे होते थे ना, एक एक उसका पॉसिबल आंसर आप उसको चेक करते हैं। मतलब आपने पहले 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, एक पूरी तरीके से ट्रेस टेबल आप बनाते हैं और उसको फिर चेक करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। मेन चीज क्या है इसके अंदर? टेस्ट एवरी पॉसिबल लॉजिकल पाथ थ्रू द कोड, एक एक आंसर को आप लोग चेक करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसके अंदर आप लोगों को कोड पता होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आप लोग उसको कोड पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ट्रेसेबल से। इसके अंदर ब्लैक बॉक्स के अंदर से आप लोग आंसर मैच कर रहे होते हैं। कोई मसला इसमें? आगे बढ़ते हैं। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है? पढ़ो जल्दी से। इन हाउस का मतलब समझाऊं? इन हाउस का मतलब इसको ऐसे याद करो कि एक सपोज कर लो, एक आपका क्या है, सॉफ्टवेयर हाउस से याद कर लो इसको। एक सॉफ्टवेयर हाउस है, और सॉफ्टवेयर हाउस में मैं काम करता हूँ और अब्दुल्ला अशफाक साहब काम करते हैं। सही है, मैंने इसको प्रोग्राम डेवलप किया,
और मैंने अपने ही सॉफ्टवेयर हाउस के बंदे से कहा कि भाई इसको चेक कर लो। इसको कहते हैं हम लोग अल्फा टेस्टिंग। इन हाउस का मतलब ये होता है अपने ही बंदे से कहना कि इसको चेक कर लो, इतना सा काम है अल्फा टेस्टिंग में। इन हाउस टेस्टिंग हो रही होती है, टेस्टिंग इज डन बाय डेवलपर्स इन हाउस अदर देन द डेवलपर्स हु एक्चुअली बिल्ड द सॉफ्टवेयर। मतलब मैंने अगर बनाया तो मैं उसको चेक नहीं करूंगा अल्फा टेस्टिंग के अंदर, मैंने बनाया तो मेरा ही टीम का बंदा कोई और बंदा है उसको चेक करेगा। पढ़ लो भाई, इतना अभी इतना काफी है, और टेस्टिंग मतलब अभी। हाँ हाँ निकालिए, आप निकालिए। बीटा टेस्टिंग, जल्दी से पढ़ो। अच्छा जी, बीटा टेस्टिंग क्या है अब ये? बीटा टेस्टिंग बेसिकली है आउट ऑफ हाउस टेस्टिंग। क्या मतलब हुआ इसका? मैंने कुछ पर्टिकुलर, सपोज करो सॉफ्टवेयर हाउस ए है, सॉफ्टवेयर हाउस बी है, मैंने दूसरी कंपनी को कहा कि भाई आपने, हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है, आप इसको एक दफा चेक कर लें। व्हाइट बॉक्स के लिए एग्जाम में ट्रेसेबल आएगी सर? हाँ ट्रेसेबल भी आ सकती है, ट्रेसेबल के भी सवाल आते हैं, ट्रेसेबल के भी सवाल आता है। और वो सवाल ये भी पूछता है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, उसमें आपको लिखना पड़ता है। मैं इसके सवाल भेज दूंगा, टेंशन मत लो। बीटा टेस्टिंग क्या होती है? आउट ऑफ हाउस। पढ़ लो भाई, अब पढ़ लो, तो टाइम नहीं जाया करो। बीटा टेस्टिंग क्या होती है फिर सुन लो। आउट ऑफ हाउस टेस्टिंग, जो कि बेसिकली कोई और ग्रुप ऑफ पीपल करता है, मेरे अपने बंदे नहीं काम करेंगे उस पर। मतलब मेरे जो सॉफ्टवेयर हाउस के बंदे हैं अब वो काम नहीं करेंगे, मैं कोई और बंदे हायर करूंगा। सपोज करो मैंने ऑनलाइन कोई बंदा हायर किया, फ्रीलांसर कोई हायर किया, और उससे कहा कि भाई आप मेरा कोड चेक करके दो, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, मैं इसको सही करूंगा। ये हो गई आपकी बीटा टेस्टिंग। स्टब टेस्टिंग को समझने के लिए अभी सिर्फ इतनी चीज अपने दिमाग में रखो, मैं इसको आगे समझाऊंगा स्टब टेस्टिंग को। अभी सिर्फ इतनी चीज दिमाग में रखो, कोई भी एक डमी मॉड्यूल, सिर्फ इसको गौर करो आप, कोई भी एक डमी मॉड्यूल क्रिएट करना जो कि बेसिकली ओरिजिनल मॉड्यूल को आपके स्टिम्युलेट कर रहा होगा। स्टिम्युलेट मतलब उसकी जगह लिया हुआ होगा, सही है। अब मैं इसको समझाता हूँ स्टब टेस्टिंग कहाँ इस्तेमाल होती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? सबसे पहली चीज इसको समझते हैं, और इसके बाद हम लोग समझेंगे स्टब टेस्टिंग का। सही, इंटीग्रेशन टेस्टिंग समझो। इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, आपने सपोज करो यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मैंने अब एक मॉड्यूल जो है अब्दुल्ला को दे दिया, दूसरा मॉड्यूल अहमद को दे दिया, तीसरा मॉड्यूल अली को दे दिया। अब देखो, मुझे बेसिकली क्या करना है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, मैं सब मॉड्यूल्स को कंपाइल करता हूँ, दोनों तीनों मॉड्यूल्स को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद मैं फिर इसमें टेस्टिंग करूंगा, फिर इसके अंदर एरर्स ढूंढूंगा। अब जब मुझे एरर्स मिल जाएंगे तो फिर बेसिकली मैं ये चेक कर रहा होता हूँ कि ये सारे मॉड्यूल्स एक साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पढ़ो उसको जल्दी से। इज द टेस्टिंग ऑफ एनी सेपरेटली रिटन मॉड्यूल्स टू इंश्योर दैट दे वर्क टुगेदर। जितने भी अलग अलग मॉड्यूल्स लिखे हैं, मुझे क्या होता है कि वो साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब सपोज करो अहमद साहब ने मार दिया भंड। अहमद साहब ने क्या किया, भंड मार दिया। क्या मतलब, उन्होंने अपना मॉड्यूल गलत बना दिया। कौन सा मॉड्यूल था? इनका मॉड्यूल था जो कि डिस्प्ले कर रहा था। अहमद साहब ने भंड मारा और उन्होंने क्या किया, डिस्प्ले का जो मॉड्यूल था वो पूरा खराब हो गया। अब आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पास आप लोगों के पास एक मॉड्यूल है ही नहीं। आप लोगों के पास कौन सा बाकी रह गया, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टब टेस्टिंग। आप लोगों ने कहा कि भाई एक पर्टिकुलर डमी मॉडल मॉडल बना लो, किस चीज का, एक डिस्प्ले का। डमी मॉडल बनाने के बाद उसको एक साथ मिला लो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करो। इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के बाद मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जब मॉड्यूल 3 जब चेक हो जाए, उसके बाद उसको रिप्लेस कर देना। इतना सा काम है। फिर समझाता हूँ इसको और आहिस्ता आहिस्ता समझाता हूँ। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, बेसिकली ये चेक करना कि जितने भी आपने मॉड्यूल्स लिखे हैं वो सब एक साथ ऑल टुगेदर काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन इसमें कुछ सिनेरियोज आ जाते हैं कि एक मॉड्यूल जब वो गलत काम कर रहा है, पर्टिकुलर मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली टेस्ट हो सकते हैं ये, तो जब एक मॉड्यूल गलत काम कर रहा है तो अब मेरे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने का ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास सारे मॉड्यूल्स हैं ही नहीं। तब उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं स्टब टेस्टिंग करूंगा। स्टब टेस्टिंग क्या होती थी,
एक डमी मॉड्यूल क्रिएट करना और उस पर टेस्ट परफॉर्म करना, ताकि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 3 का मुझे पता चल सके। जब मेरा अहमद साहब अपना डिस्प्ले का मॉड्यूल तैयार फिर से कर लेंगे, हम उसको रिप्लेस कर लेंगे। कोई मसला यहां तक तो मुझे अभी बताओ। Integration testing equals to combining and then testing. If a module is missing, then stop testing. अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग देख लें। अब सपोज करो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, सही है, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है और उस प्रोजेक्ट का मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट तैयार। देखो इमाद, टाइम लगता है ना एक मॉड्यूल बनाने में। मॉड्यूल सिर्फ इतना थोड़ी होता है कि आपको एक दिन में तैयार होकर दे दे, सही है, उसको पूरा डिस्प्ले का मॉड्यूल फिर से तैयार करना है। तो अब वो इंतजार करते रहे उसका बैठ के कि वो जब तक मॉड्यूल तैयार करके लाएगा फिर हम उसको चेंज करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, आप एक डमी मॉडल जो कि ऑनलाइन मिल जाते हैं सारी चीजें, तो आप वो उसको इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर लेते हैं। कोई पुराने वर्जन का सपोज करो, विंडोज 19 का सपोज करो, विंडोज 8 और विंडोज 7 है, सही है। तो मैंने विंडोज 7 का जो मॉड्यूल डिस्प्ले का इस्तेमाल हो रहा था, मैंने वो विंडोज 8 में लगाया और उसको सिर्फ चेक कर लिया बेसिकली कि बाकी सारी जो चीजें आइकन्स वाइकन्स हैं वो सब चीजें सही चल रही हैं या नहीं चल रही। फिर बाद में जब डिस्प्ले तैयार हो गया उसका विंडोज 9 का, मैंने उसको चेंज कर दिया। क्लियर है? चलो बेहतरीन। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की बात करते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, नाम से समझो इसको, नाम पे फोकस करो। क्या मतलब हुआ, आपने क्या किया, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करता हूँ। और मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया। मैंने प्रोजेक्ट बनाने के बाद जिसने भी मुझसे वो प्रोजेक्ट बनवाया था ना, मैंने कहा कि भाई आप आ जाओ मेरे साथ जूम की मीटिंग करते हैं, और मैं अपना कोड जो है वो शेयर करता हूँ, और अपनी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप उसको देखो, जो भी आपको इसमें चीज़ें एरर लगे आप मुझे बता दो, मैं चेंज कर देता हूँ। ये होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एंड यूजर की टेस्टिंग होती है, जो कि क्लाइंट टेस्ट कर रहा होता है। पढ़ लो जल्दी से। इज यूज्ड फॉर द कंप्लीटेड प्रोग्राम टू प्रूव टू द कस्टमर दैट इट वर्क्स एज रिक्वायर्ड। एंड यूजर टेस्टिंग कहते हैं इसको। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है माबूद। हो गया जी आप लोगों का पेपर 1 की, पेपर 2 की थ्योरी सारी। ऊपर से आते हैं जल्दी से एक नज़र। पहले मुझे ये बताओ, कोई टेस्टिंग में मसला किसी को भी, बाद में मुझे नहीं कहना। फरहान सारी क्लियर है? अली वाजिद, इमाद, अहमद, कोई मसला टेस्टिंग के अंदर? फिलहाल नो, चलो मसला नहीं, जब सवाल देखोगे आ जाएगा। हाँ पूछो। चलो सही है, समझ गया। चलो स्टब टेस्टिंग एक दफ़ा और बता दूं, चलो मैं करा देता हूँ। अच्छा सुनो, स्टब टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली एक तरीके से दोनों एक साथ हो रही होती हैं। क्या मतलब है, फिर से इस एग्जांपल को देखते हैं। 3 मॉड्यूल से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे पास, मैंने उसको 3 अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। मैंने एक काम अब्दुल्ला को दे दिया, एक काम मैंने अहमद को दे दिया, एक काम मैंने किसको दे दिया, अली वाजिद को दे दिया। अब मसला क्या आया, मुझे इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी थी। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, सारों को कंपाइल करो और ये चेक करो कि सारे मॉड्यूल एक साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। लेकिन अगर मसला ये आ रहा है कि अहमद साहब ने अपना मॉड्यूल जो था वो गलत बनाया था, उन्होंने कुछ भंड मार दिया है, जब उन्होंने अपना मॉड्यूल गलत बनाया है, तो मैं अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास एक मॉड्यूल ही नहीं है पूरा। तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, स्टब टेस्टिंग कर सकता हूँ। स्टब टेस्टिंग क्या होती है, पढ़ते हैं जल्दी से। डमी मॉड्यूल रिटन टू स्टिम्युलेट द मॉडल। क्या मतलब हुआ इसका, एक डमी मॉड्यूल बना देना। एक आपने पुराने वर्जन का कोई डिस्प्ले का मॉड्यूल उठाया और आपने वो एडजस्ट कर दी इसके अंदर। एडजस्ट करने के बाद आपने उसको चेक किया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। बाद में जब अहमद साहब ने अपना मॉड्यूल तैयार कर लिया, आपने उसको रिप्लेस कर लिया डमी मॉडल को। अब समझ आया तहन सारी? फिर से बताऊं, क्या कह रहे हो, टेस्टिंग सारी फिर से रिपीट कर दूं? अच्छा मैं कर देता हूँ पूरी सारी टेस्टिंग। कहाँ से बताऊं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से? अच्छा
चलो बस सही। छोड़ दो भाई, मजाक ही कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। अरे कोई मैसेज नहीं आया। जल्दी से देख लो भाई, तसल्ली कर लो तुम लोग। डेटा टाइप सारी हो गई, बस चल जाए अल्लाह ये। आदत देखो तुम लोग अपनी कसम से। इंडेंटेशन सारी आपने ये कर ली, फीचर्स, ऑब्जेक्ट कोड, सूडो कोड, फ्लो चार्ट, असाइनमेंट सारे कंस्ट्रक्ट कर लिए, चार बेसिक। हाय मेरे खुदा। एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस आइडेंटिफाइज हो गया, टेस्ट डाटा हो गया, टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा हो गया, कोई चीज़ रहती तो नहीं है ना। फीचर्स ऑफ अ प्रोग्राम आईडी हो गया, पेपर वन के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ। प्लीज टेल, क्या टेल, अब्दुल्ला सर क्या बताऊँ। सर अभी ये क्या प्रैंक हुआ है जो मैं 2 सेकंड के लिए चला गया था मीटिंग से? अरे वो तान सारी वो करता है ना, डायरेक्ट मैसेज करता है। तो उसने कहा था स्टब टेस्टिंग रिपीट कर दे, मैंने कर दी। मैं बस ऐसी एक्टिंग करने लग गया कि भाई मैं क्या, तान सारी ने मैसेज किया कि सारी टेस्टिंग फिर से सुना दे। मैंने कहा कर देते हैं भाई फिर से। अच्छा, आईडीई, मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ कि मुझे इसके पासवर्ड चाहिए और कोशिश करो कल तक करके दे दो। कल तक हर हाल में मैं क्लास में दाखिल नहीं होने दूंगा अगर मुझे आईडी के पासवर्ड सॉल्व नहीं मिले। क्योंकि मुझे तुम लोगों को काम देना है, कल स्ट्रक्चर चार्ट करा के, स्ट्रक्चर चार्ट के अच्छे खासे सवाल हैं सारे टॉपिकल के, मैं कंपाइल वो कर दूंगा। आपका अल्लाह भला करे, पीडीएफ बना लूंगा और वो आप लोगों को भेज दूंगा। तो आप लोग वो भी करके दे दीजिएगा भाई, माजरत के साथ कोई छुट्टी नहीं है आप लोगों की। ठीक है। प्रेटी ब्रांड ये भी हो गया, फीचर्स हो गए, मेथड्स हो गए। ये आप लोगों का पेपर वन का है, ये भी पेपर वन के अंदर आएगा। ब्रेक पॉइंट, वेरिएबल वॉच स्टेपिंग, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल्स देख लिए हम लोगों ने, वाटरफॉल मेथड सारे देख लिए, बेनिफिट्स उनके, ड्रॉबैक्स, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रात में फजर तक पढ़ता है अब्दुल्ला खान, तो ये तो होगा ना फिर। 500 रिवर्स स्किल्स ये सब हो गया आपका। एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन देख लिया, मेंटेनेंस सारी देख ली हम लोगों ने, करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव, प्रिवेंटिव, एरर्स तीनों देख लिए, सिंटेक्स, लॉजिकल और रन टाइम, टेस्टिंग सारी देख ली, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, और ये सारे सवाल आप लोगों के हो चुके हैं। सही है जी, ये आप लोगों का हो गया है थ्योरी का सारा। अब एक चीज सुन लो कि ये सब आप लोग भूल जाओगे। फिर सुन लो, ये सब आप लोग भूल जाओगे तो इसको आप डेली बेसिस पे, 5 मिनट नहीं लगते, मैं पूरे नोट्स आप लोगों का भी शेयर कर देता हूँ, 5 मिनट भी नहीं लगते। सर भूल गए हैं, ये लो जी, ये ऊपर से आए हैं, अब इसे ही भूल के बैठे हैं। सही है जी।